बच्चों को ज्ञान देते हैं, वो एडुकेशन, शिक्षा कहलाती है। तो अब इसका जो नेक्स्ट, इसी तरह से टीपी नन ने भी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है। एडुकेशन इज सो कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि व्यक्तिक विकास में एक तरह से कहेंगे जो संपूर्ण विकास है ना हमारी व्यक्तिगत ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन का, और उसमें भी जो भी हमारे अंदर बेस्ट क्षमता होती है उसको बाहर लेकर आना ही शिक्षा कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हर इंडिविजुअल पर्सनालिटी का अपना एक पर्टिकुलर टैलेंट है। जैसे कोई सिंगिंग में है तो वो सिंगिंग एक्सपर्ट है, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी लाइक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एंड लॉट्स ऑफ अभी हमने देखे ही हैं अपने प्लेयर्स, उनकी जो क्षमताएं हैं वो उस पर्टिकुलर फील्ड एरिया की है। तो जिसमें जो बेस्ट हो उसको बाहर लेकर आना ही शिक्षा कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके जनरल जो कॉन्सेप्ट, अवधारणा क्या है शिक्षा की। शिक्षा जो वर्ड है, जो है हम जनरली जानते हैं, वो एक लैटिन भाषा का शब्द है एडुकेटम, उससे लिया गया है। एडु में को दो शब्दों में बांटा गया है, ई एंड ड्यू को। ई का दीपिका मैम, हाँ जी दीपिका मैम, आई इंटरव्यू यू मैम। हाँ जी, आपकी जो स्लाइड है मैम, अभी वो फर्स्ट पेज पर ही है। यू आर ओके। ऑन द फर्स्ट पेज और सेकंड पेज? मैं सर सेकंड पे आ चुकी हूँ। लेट मी डू वन थिंग, एक बार हाँ, दोबारा ओके आके मैं मैम, एक बाहर बार। आके होती हूँ, है ना। हाँ, यस इट यस मे मैम, भी कुछ उसमें इंटरप्शन आ रहा होएगा, यस मैम, है यस ना, मैम। कुछ स्क्रीन में वो आ रही हाँ, है एक। इनेबल एडिटिंग करके देखिए एक बार, इनेबल हाँ बिल्कुल, एडिटिंग हाँ मैं एक बार स्टॉप प्रेजेंटिंग करके दोबारा करती हूँ सर, दोबारा मे से बी। करिए। यस। हाँ, अभी आ रहा है सर? स्टिल नॉट मैम। हाँ, इट अब इज आ गया कमिंग, ना, हाँ इट दिस इज इज, कमिंग। यस मैम। ठीक है सर, ओके फाइन, ओके। वेट फॉर अ मिनट सर, एक्चुअली इसमें क्या है, वो एनेबल एडिटिंग वाला मोड चल रहा है ना, तो इसलिए इट मे बी बिकॉज ऑफ दैट ये मूव नहीं हो रही है मूव, ठीक है। नहीं नहीं, इट इज हाँ हाँ, मूविंग हो मैम, इट रही इज। है, मूव तो हो रही है, ओके सर। द नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एडुकेशन। अगर हम शिक्षा की जो अवधारणा को समझे तो ये दो शब्दों से लेकर चली है, दैट इज ई एंड ड्यूको। ई का अर्थ होता है आउट ऑफ, यानी कि बाहर लाना, एंड ड्यूको का अर्थ होता है टू लीड आउट, मतलब बाहर की ओर, अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर लेकर आना शिक्षा कहलाती है, ठीक है। दिस इज ओके। नाउ अब जो एडुकेशन है उसी को लैटिन भाषा के डिफरेंट टर्म्स हैं, जिसमें एडुकेयर भी कहा जाता है, जिसका मतलब है बाहर निकालना, ब्रिंग आउट। एडुसियर का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट करना, प्रोग्रेस करना, है ना, जो भी हमारे अंदर डेवलपमेंट करनी है। नाउ इट में भी सर, देर में भी सम प्रॉब्लम आ रही है आज, कुछ स्टॉप, एक मिनट मुझे दोबारा रोक के करना पड़ेगा, हाँ, सॉरी। यस मैम, एक बार उसको स्टॉप करके ना उसको थोड़ा हाँ सा। दोबारा से ही करना पड़ेगा। My slides are not moving today. I don't know what problem is going on. Wait for a minute. स्लाइड मोड पे रखिए मैम। मे बी, हाँ नहीं, मुझे क्या ये शायद ना, मैं वो WPS मोड खुल जाता है शायद, तो ओके। एक मिनट मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी इसमें। अनेबल एडिटिंग मोड्स नहीं चल रहे ना, वो इसीलिए है। लेट मी ओपन। नाउ
Now is it movable, sir? It is not visible, ma'am. ओके, विजिबल ही नहीं हो रहा अभी, 1 मिनट। ओके, अभी शेयरिंग पे नहीं गया होगा वो दोबारा। नाउ हाँ, हाँ, अब आ गया है ना? यस। सर ये आज आप वाला स्क्रीन है ना, ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है। नाउ मे बी मच। Now the next is nature and narrow and wider meaning of education. Before that, सर आज कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरा स्क्रीन मूव नहीं हो पा रहा आपके उस पे। मेरा वैसे तो चल रहा है, जब मैं अपने आप से चलाती हूँ। एंड इट मे बी देयर मे बी सम को, या तो आपकी साइड से कुछ हो रहा है। ऐसा तो कोई टेक्निकल इशू, एक बार हाँ, एक बार आपकी साइड से देखिए, क्योंकि मैं मूव करती हूँ ना, तो वो यहाँ पे प्लस नहीं हो पा रहा है। शेयर स्क्रीन या तो किसी और का भी है इन पर। री लॉग इन करके देखेंगे क्या फिर इसको? हाँ हाँ, वही मैं कर रही हूँ, पर अगर री लॉग इन करेंगे तो एक बार मैं कुलदीप से पूछता हूँ, बस मैम 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, श्योर। इज इट विजिबल? हाँ, इट इज विजिबल मैम। ओके, बट वो, हाँ, अब मैं शायद सिंगल स्क्रीन को ही मूव करना पड़ेगा। हाँ, ओके, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसे कर लेती हूँ। ओके फाइन, ठीक है। नाउ द सेकेंड, जो अगर मीनिंग ऑफ एजुकेशन को हम थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करें, तो नैरो एंड वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एक तरह से शिक्षा का संकीर्ण और व्यापक अर्थ। शिक्षा का जो संकीर्ण अर्थ में अगर आप समझे ना, तो बेसिकली जो स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, तो ये कहलाती हैं शिक्षा का संकीर्ण अर्थ। यानी कि जहाँ पे प्लान्ड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, और ये जैसे अभी अपना चल रहा है, इसमें सिर्फ क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस, जो गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ, आप सिर्फ उतना ही अटेन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या होगी, दिस इज शिक्षा का संकीर्ण अर्थ, नैरो मीनिंग में कहेंगे। यहाँ पे केवल हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं बच्चों को, जो नॉलेज है या स्किल्स है वो उनमें डेवलप करते हैं, बच्चों में किसी भी ज्ञान का या कौशल का विकसित करना। आप कह लीजिए कि इमेच्योर पर्सन को मैच्योर्ड बनाया जाता, मैच्योर्ड पर्सन द्वारा एक इमेच्योर बच्चे को हम नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स, वो एक तरह से प्रत्यक्ष में नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को अर्जित बच्चा कर रहा है। ठीक है, देन अगर हम ब्रॉडर मीनिंग की तरफ चले, व्यापक अर्थ में, तो शिक्षा क्या होती है कि केवल अप टू द स्कूल या कॉलेज या जो भी हमारी एजुकेशन लाइफ है वहीं तक सीमित नहीं रहती। एजुकेशन इज बेसिकली अप टू लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये बियॉन्ड स्कूल इंस्ट्रक्शन से बाहर है। ठीक है, ये हमारे बर्थ से शुरू होके एंड थ्रू आउट लाइफ चलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी आर वेरी फेमिलियर विद अभिमन्यु, है ना। अभिमन्यु ने महाभारत में, जैसे अब उन्होंने जो चक्रव्यूह को तोड़ने का जो नॉलेज थी, वो कहाँ से ली, माँ के गर्भ में, है ना, इन द वॉम्ब ऑफ अ मदर। ठीक है, देन जो रावण है, उसने कहाँ पे ज्ञानी तो था, लेकिन एक और उसने जो मेन ज्ञान अपने जीवन में लिया, वो कब लिया, बिल्कुल अपने मृत्यु शैया पे। तो हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो अप टू स्कूल ना रह के, जब बियॉन्ड हमारी लाइफ, थ्रू आउट लाइफ जब तक चलती है, वो उसका ब्रॉडर मीनिंग की तरफ दर्शाती है। और बहुत सारी एजुकेशन है जो हम आउट ऑफ द क्लास, आउट ऑफ द स्कूल अटेन करते हैं, है ना, अपने रिश्तों में, अपने घर परिवार समुदाय से। ठीक है, और ये जो होती है ब्रॉडर मीनिंग में जो शिक्षा है, वो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करती है, जबकि जो नैरो मीनिंग में वो केवल हमारा मेनली, आप कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल, आपका बौद्धिक विकास तक ही सीमित रहती है। देन वी हैव द नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृति, किस तरह का नेचर शिक्षा में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला, इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये हमारे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देन ये हमारा
ऑलराउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक विकास की तरफ फोकस करती है, जिसमें हम हमारे बौद्धिक, हमारा इमोशनल, भावनात्मक है, सामाजिक है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ पर भी काम करती है। देन ये मेनली हमारी जो कॉग्निटिव ग्रोथ है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, इस तरह का विकास करती है। देन कल्चरल ट्रांसमिशन, सांस्कृतिक जो है वो पूरा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन करने में हेल्प होती है। देन सोशलाइजेशन, सामाजिककरण करने में, जितने भी हमारे सोसाइटल नॉर्म्स है, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसमें बच्चों तक जाए, ये सारा ज्ञान यहाँ शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों को दिया जाता है। उसी तरह से हमारी पर्सनल ग्रोथ, हमारी जितनी भी नॉलेज, स्किल, कॉन्फिडेंस है, बीइंग ह्यूमन, वो हम यहाँ से डेवलप करते हैं। देन एडेप्टेशन ऑफ चेंज, ठीक है, परिवर्तन करने में, सोसाइटल और टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए सब चीजें। देन इसी तरह से हमारी पर्सनल अपलिफ्टमेंट एंड टूल फॉर सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन अगर कुछ लेके आना है तो उसका एक महत्वपूर्ण टूल है ये, मतलब आप इसके द्वारा परिवर्तन ला सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, है ना, इस तरह से कम्युनिटी बेटरमेंट के लिए, समुदाय के लिए। नेक्स्ट इसमें आता है स्कोप। स्कोप जनरली क्षेत्र, कि किस क्षेत्र तक हमारी एजुकेशन फैली हुई है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इसका बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही फैला हुआ क्षेत्र है, जो बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू डेवलप किया जाता है। नाउ देयर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, 3 तरह की मुख्य प्रकार है, ये आप कह लीजिए एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इस पे आपका लास्ट में भी एक चैप्टर आएगा बाद में, यहाँ फिलहाल थोड़ा सा इसका बेसिक है। फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल औपचारिक, जहां पे आप क्लासरूम एनवायरनमेंट में जो आप नॉलेज ले रहे हैं वो आपका फॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक, जो हम अपने घर परिवार, रिश्ते नाते, इनसे लेते हैं, एल्डर से सीखा, पीयर ग्रुप से सीखा, मूवीज देखी उनसे सीखा, बुक्स, नेचर, ये सारी सिचुएशन। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ नॉलेज जो हम कहीं भी किसी चीज को पढ़कर लेते हैं, ठीक है। देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा, जिसमें हम एक तरह से कहेंगे इट्स ए मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जैसे कि अभी दिस काइंड ऑफ एजुकेशन जो हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से ले रहे हैं, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है, जहां स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है आपकी। नाउ टाइप्स ऑफ एजुकेशन का थोड़ा और डिफाइन करें, कौन कौन से हैं। जैसे स्कूल और इंस्टीट्यूशन फॉर्मल एजुकेशन में आएगा, आपकी प्रॉपर यूनिट फॉर्म है, आप पूरा उसमें टाइम बाउंड है, फुल टाइम, उसमें प्रॉपर एंट्री एग्जिट होती है। जैसे एक पर्टिकुलर एज में बच्चा स्कूल में एंटर होता है और पर्टिकुलर एज तक ही बच्चे एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन जो एडल्ट इनफॉर्मल एजुकेशन है वो वहां पे है जहां पे हम अपने जैसे बड़ों से बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखने को मिलती है, बहुत सारे ज्ञान है। वैल्यूज तो ज्यादातर हमारे अंदर बच्चों में जो हम डालते हैं मूल्य, वो परिवार में रह के ही बच्चा ज्यादा अच्छा सीखते हैं, है ना। सारे लोकल रिसोर्सेज को यूज करके जहां आप नॉलेज लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को देखकर जो आप ज्ञान अर्जित करते हैं, वो इनफॉर्मल में होगा। और लॉन्ग नॉन फॉर्मल प्रोसेस, इट्स ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस, है ना। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, आप खुद के अनुभवों से सीखते हैं, आप खुद का जो एनवायरनमेंट है, जो वर्किंग कंडीशंस है, वहां पर हम जाके सीखते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एजुकेशन कंपैरिजन। फॉर्मल में स्ट्रक्चर अगर आप देखो एक तरह से और देख लीजिए कि करिकुलम और पेडागोजी, जैसे स्कूल में फिक्स करिकुलम, आपका बीएड का भी BES 1 to 2 जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो एक फिक्स करिकुलम पाठ्यक्रम है और उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड स्ट्रेटेजीज बनी हुई है। यहाँ हम ग्रेडिंग सिस्टम या मार्क्स स्कोर करके जैसे भी है, वो असेसमेंट का तरीका बहुत तरीके के होते हैं। नॉन फॉर्मल में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज, हम बहुत सारे अपने जो रीति, जैसे घर में कोई फैमिली फंक्शंस होगा, वहां रहकर आप सारी एक्टिविटीज सीखते हैं, है ना। और यहाँ पे मेन हम क्या रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, कुछ नया सीखना अपने परिवार, अपने रिश्ते नातों से, ये सब चीजें फॉर्मेटिव फॉर्म में रहेगा। इनफॉर्मल में क्या, इट्स नॉट प्लान्ड, लाइक देयर इज नो सच स्पेसिफिक प्लान, इट डिपेंड्स ऑन लर्नर्स नीड, है ना। जो आवश्यकता होती है उसके हिसाब से बच्चे सीखते हैं। द नेक्स्ट वन इज नीड ऑफ एजुकेशन।
क्यों आवश्यक है शिक्षा की? ये तो हमें मालूम है कि हमारी पर्सनल ग्रोथ उसी पे ही है। मेनली हमारी पर्सनल ग्रोथ में ये किस पे फोकस करता है? हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने पे, ठीक है? आत्मविश्वास, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी वो इसी से ही आती है, क्योंकि हमें ज्ञान होता है, नॉलेज होती है किस चीज से रिलेटेड मुझे किस तरह का डिसीजन लेना है, ठीक है? देन इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, ये हमें मालूम है आर्थिक रूप से हमें सक्षम बनाता है, हमारे कैरियर को एक लाइन चेन मिलती है। देन क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक आपका दृष्टिकोण विकसित करती है, विकास करती है, समस्या समाधान कर सकते हैं। अच्छी हेल्दी वेलबींग लाइफस्टाइल जीने के लिए जो हमें चाहिए, अच्छा हमारे पास हेल्थ, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, बेटर मैनेजमेंट है हमारी मेंटल हेल्थ का, ये सब चीजें शिक्षा के द्वारा हम करते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर सक्सेसफुल लाइफ, एक बहुत अच्छी बात कही है, चेंज डज नॉट नेसेसरली अश्योर प्रोग्रेस। चेंज का मतलब जरूरी नहीं कि प्रोग्रेस है, बट प्रोग्रेस इम्प्लेसेबली रिक्वायर्स चेंज। लेकिन अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन लेकर आना है। सेम उसी तरह से एडुकेशन इज एसेंशियल टू चेंज, शिक्षा बहुत जरूरी है परिवर्तन लाने के लिए। एंड फॉर एडुकेशन क्रिएट्स बोथ न्यू वांट्स एंड द एबिलिटी टू सेटिस्फाई देम, और शिक्षा ही है जो हमारी नई इच्छाओं को जगाती है और उनको सेटिस्फाई करने की क्षमता भी रखती है, ठीक है? विद दिस इम्पोर्टेंस पे अगर आप करें, फॉर ए हैप्पी एंड स्टेबल लाइफ अगर हमें चाहिए तो हमें एजुकेशन जरूरी है बच्चों के लिए। देन हेल्प्स अर्निंग मनी, बेसिक आप सब हमें मालूम है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ, ठीक है? कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में, एक अच्छा यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एक समाज का उपयोगी जो सिटीजन हमें जो बनाने में पूरा योगदान शिक्षा देती है। अब नाउ लेट्स डिस्कस विद कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये हमने कॉमन टर्म्स सुनी हुई है एडुकेशन से रिलेटेड, कि एडुकेशन, स्कूलिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। सुनने में कुछ कुछ सिमिलर सी लगती है, बट सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। नाउ एडुकेशन को अगर स्कूलिंग के संग करें तो एडुकेशन एक तरह से लाइफ लॉन्ग इनफॉर्मल तरीके से हम अर्जित करते हैं, जिसमें हम बहुत सारे ज्ञान, नॉलेज और मूल्यों को जानने की कोशिश करता है। जबकि जो स्कूलिंग है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है जहां स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है? अगर एडुकेशन को ट्रेनिंग के संग करें तो एडुकेशन थ्योरेटिकल है और ट्रेनिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। जैसे आप बीएड में दिस इज द थ्योरेटिकल, ये एडुकेशन गेन है, और प्रैक्टिकल है जब आप अपना इंटर्नशिप पार्ट पे अपना सारी स्किल सीखेंगे, सारे मेथड्स को सीखेंगे, कैसे पढ़ाना है, क्या चीजें, तो दिस इज द पार्ट, ठीक है? नाउ एडुकेशन प्रिपेयर्स फॉर सोशल लाइफ, ठीक है? देन एडुकेशन फॉर लर्निंग, हमारी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस उससे होती है, दिस इज, ठीक है? लर्निंग, अब लर्निंग क्या? लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नेवर एंडिंग, ये कभी भी खत्म नहीं होती। और ये कोई जैसे एडुकेशन में तो क्या आप टाइम बाउंड होगी, यहाँ तक लिए आपने आप है एडुकेशन ले रहे हैं, लेकिन लर्निंग थ्रू आउट चलती है, थ्रू आउट और लाइफ स्पैन, जब तक हम जिएंगे तब तक लर्निंग चलती ही रहेगी। बड़े लोगों से हम बहुत कुछ सीखते ही रहते हैं। टीचिंग वर्सेस इंस्ट्रक्शंस अगर बात करें, टीचिंग एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जहां बच्चे को हम क्रिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग करने में उसकी जो पर्सनल ग्रोथ है उस पर ध्यान देते हैं। जबकि इंस्ट्रक्शंस ये है, जैसे अभी मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ पे आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड बाउंड है, जहां मैं प्रॉपर आपको दे रही हूँ टेलिंग हाउ रेदर देन एक्सप्लोरिंग व्हाई, कि हाउ टू गेट दिस नॉलेज ये आपको पता है, लेकिन व्हाई ये नहीं डिस्कस हम करते, ठीक है? तो लर्निंग क्या है? एक तरह से गोल होता है फॉर टू लीड हेल्दी लाइफ। सॉरी, नाउ द नेक्स्ट वन इज फंक्शंस। अगर हम इनके देखें कि क्या है, कार्य क्या है शिक्षा के, तो अगर आप जनरल फंक्शंस को देखेंगे तो वो हमारी इंडिविजुअल डेवलपमेंट उसको तो कर ही रहा है, सोशलाइजेशन हमारा सामाजिकरण करता है, अच्छा कल्चर को सांस्कृतिक का हस्तांतरण करने में, है ना, अच्छी इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी यानी कि अच्छा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में, सामाजिक परिवर्तन लाने में, प्रमोटिंग इक्वालिटी और समानता
को प्रमोट करता है, ये एक जनरल है। लेकिन अगर इंडिविजुअल हमारी लाइफ में देखे कि क्या इंपॉर्टेंस है या क्या कार्य करती है एजुकेशन, तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो हमको पता है कि हमारा जो एक बौद्धिक विकास है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप उसको तभी सॉल्व कर सकते हैं व्हेन यू हैव नॉलेज एंड आइडिया अबाउट दैट थिंग, ठीक है। देन आप साथ के साथ पर्सनल एंड पर्सनालिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट, इट इज हेल्पफुल टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, ठीक है। मॉरल वैल्यूज हमें सीखते हैं वो एजुकेशन के थ्रू। स्किल एक्विजिशन, पर्टिकुलर स्किल आप अपने अंदर डेवलप करते हैं, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, that means here help individuals to discover their passions and achieve with their full potential. Self actualization मतलब actually what is inside you, हमारे अंदर एक्चुअली कितनी क्षमता है उसको पहचानने के लिए जो हमें चाहिए वो एजुकेशन होती है। अगर हम अपने नेशनल, अपने जो राष्ट्रीय जीवन है उसमें क्या भूमिका निभाती है, उसमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्रीय एकता, इवन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी हम यहीं से करते हैं, है ना। पूरे अंतरराष्ट्रीय अभी जो हम देख रहे हैं द वर्ल्ड वॉर फेज, तो इसमें क्या है कि हमारी खुद की अपने इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आपका रोल प्ले करती है। देन सोशल स्टेबिलिटी, सामाजिक आपको स्थिरता लाती है ना हमारे लाइफ में, और प्रोग्रेस भी करती है उसमें। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे क्या नागरिक ता के रूप में क्या हमारे रोल है वो सब प्ले करती है। देन नेशनल गेन्स में सपोर्ट करती है, जो भी हमें अपने राष्ट्र के हित के कार्य है उनको करने में प्रमोट करती है, और साइंटिफिकली और टेक्निकली एडवांस करती है हमको, ठीक है। ये सारे बेसिक अगर अब हम शिक्षा के उद्देश्य पे फोकस करें तो दो तरह से होते हैं, इंडिविजुअल एंड ओवरऑल नेशनल। तो इंडिविजुअली तो सेम वही है कि हमारी मॉरल, हमारी नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना, ये सारे बेसिक्स आपको पता है, एक अच्छा नागरिक बनाना, और साथ के साथ हमारे अंदर अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप यहीं से होती है, अच्छे चरित्र का निर्माण करने में हेल्पफुल होती है। पॉजिटिव फिजिकल डेवलपमेंट, सकारात्मक रूप से शारीरिक विकास करना, उसमें हेल्पफुल होती है, ठीक है। इसके संग संग अगर आप सोशल एम देखें, सामाजिक उद्देश्य क्या है शिक्षा के, तो जॉन डेवी जो थे वो बहुत बड़े सपोर्टर थे सोशल एम्स के। उन्होंने इज बेसिकली क्योंकि उनकी जो फिलॉसफी थी दैट इज बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकली किसी चीज को करके नॉलेज लेना, ठीक है। जो सोशल साइंसेस पर आधारित है सारे जो भी हमारे सामाजिक उद्देश्य हैं शिक्षा के। देन इट ऑल्सो हेल्पफुल टू डेवलप ऑल द पावर्स एंड अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के पास ही सारी पावर और अथॉरिटीज रहती हैं। हम हेल्पफुल टू कम, जो भी सोसाइटल नीड्स हैं उनको फुलफिल करने में हेल्पफुल करती हैं, एंड साथ के साथ ही कॉमन मेथड ऑफ टीचिंग, यहाँ वो चीजें रखते हैं जो पूरे समाज के लिए एक जैसी चाहिए। नाउ नेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन अगर देखें तो वही सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स रिपीट है। एंड विद नेशनल इंटीग्रेशन देयर इज वन मोर, लाइक हमें अच्छे एथिक्स, समाज के हिसाब से, राष्ट्र के हिसाब से जो हमारे अंदर आचार संहिता और आचार, अच्छे आदर्श विचार जो हमारे अंदर होने चाहिए वो विकसित करती है। साथ के साथ ही ये मेजर फोकस करते हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस पे, पर्यावरण के प्रति बच्चे जागरूक रह सके, इस तरह के। देन देयर आर सम अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। अल्टीमेट एम मीन्स द व्हाई, कि जो आप एक होते हैं इमीडिएट, अभी की अभी फुलफिल होने चाहिए, और अल्टीमेट होते हैं द एंड गोल ऑफ एजुकेशन, यानी कि जीवन जो आप जी रहे हो इसके हमारे अल्टीमेट एम हमारी शिक्षा लेने के क्या है। सबसे पहला है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप से अनुभव कर लेना, ठीक है। दैट मीन्स स्व अनुभव, जहां हम सीखते हैं इस हमारी जो सुप्रीम गोल है लाइफ का वो क्या है। देन हार्मोनियस डेवलपमेंट, हमारे बॉडी माइंड एंड स्पिरिट का फुल विकास करने में, कैरेक्टर, अच्छे चरित्र निर्माण करने में, और सामाजिक क्षमता
को बढ़ाने के लिए, जाके हम समाज का कल्याण में अपना योगदान दे सके। When with this there are some immediate aims of education, जो हमें चाहिए कि immediately जैसे ही आप education fulfill करें अपनी और आपको immediately aim मिले, उसमें हमें पता चलते हैं not the how and what, कैसे और क्या, वो है वोकेशनल एफिशिएंसी, हमारी व्यवसायिक क्षमता को बढ़ाना, हमारा जो आपका बौद्धिक विकास है वो करना, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। एंड अब जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव यानी कि वैश्वीकरण के स्तर पे जो शिक्षा के अब जो उद्देश्य बदल रहे हैं उनके ऊपर, ग्लोबल सिटीजनशिप, हमें मतलब पूरे विश्व वसुधैव, हम तो फॉलो भी वही करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो उसी हिसाब से हमारे जो एम्स होते हैं वो पूरे राष्ट्र तक नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। ठीक है, देन स्किल बेस्ड लर्निंग बच्चे को देना, साथ के साथ ही टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी, आज के समय में जो भी न्यू आईसीटी स्किल्स हैं वो उनके लिए बच्चों को तैयार करना, नॉलेज देना, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड्स और ये सब चीजें है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बच्चों में अच्छे से विकसित करते हैं। साथ के साथ ही एम्स ऑफ एजुकेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के लिए, वैसे तो हम काफी इनको कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सेम रिपीटेशन है, मेन इसमें आते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज, आपके प्रजातांत्रिक मूल्य एंड अच्छी नागरिकता, साथ सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर देना, ये सारे जो बेसिक एम्स है वो हम इसमें कवर करते हैं। अब कोई भी जो शिक्षा के उद्देश्य है वो किन कारकों के आधार पर हम बनाते हैं, तैयार करते हैं वो, तो सबसे पहला है फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन का दर्शन को समझना। दिस इज द अल्टीमेट गोल्स जो हमारे लाइफ के हैं। जैसे आइडियलिज्म में कहा गया है फोकस ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप से रियलाइज करना, ठीक है, इस चीज पर है। नेचुरलिज्म ने फोकस किया है इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे। तो डिफरेंट फिलोसफीज हैं लाइफ की, तो उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट उनके उद्देश्य निर्धारित है। देन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, डेमोक्रेसी है, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म वाला सिस्टम है, तो उस तरह की एडुकेशन मिलती है। हमारी कंट्री में अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो हम हमारे स्टूडेंट्स को केवल इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की नॉलेज और इसके अकॉर्डिंग उनको तैयार करते हैं। देन वी हैव सोशो एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस, जो भी है हमारी लाइफ की, जो इकोनॉमिक नीड्स है ना स्टूडेंट्स की, उनको फुलफिल करने के लिए कल्चरल हेरिटेज, इंडिविजुअल नीड्स है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है एंड रिलीजियस फैक्टर्स, इन पे काम करती है। with this the philosophy of life covers all these factors की जो है हमारे हम बच्चों में डेवलप करते हैं। हमारे जो एजुकेशनल एम्स है वो हम इन सब आधारों पे बच्चों में फीड करते हैं। ठीक है, सो दिस अबाउट दैट, इज इट क्लियर? ये हो गया आपका 9th का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट 10। Now, Unit 10 is basically related to philosophical basis, दार्शनिक आधार क्या है हमारे शिक्षा के, जो अभी हम लास्ट में अपना पॉइंट डिस्कस कर रहे थे उसी से रिलेटेड है। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, जो फिलॉसफी होती है जिसमें हम बेसिकली यही कि फिलॉसफी क्या है, आपका दर्शन क्या, शिक्षा क्या होती है और इन दोनों में क्या आंतरिक संबंध है। तो फिलॉसफी जो है ना, इट्स ए ग्रीक वर्ड फिलोसोफिया, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लव ऑफ विजडम, ज्ञान से प्रेम करना, है ना, जहां पे हम इस चीज के बारे में नॉलेज अटेन करते हैं। तो फिलोसफी एक तरह से आप कह लीजिए कि जितना भी ज्ञान का क्या है, इट्स एन अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, है ना,
तो वो ज्ञान अनंत है और उसको जितना आप लेते जाते हैं वो उतना ही कम रह जाता है, जैसे हम जनरली सुनते हैं। तो यहाँ पे फिलोसफी इज बेसिकली दैट। फिलोसफी में जो बेसिक्स हम चीजें पढ़ते हैं वो ये होते हैं, व्हाट एथिक्स, जहाँ पे व्हाट इज ऑफ वैल्यू, वैल्यू मूल्य क्या है हमारे जीवन के, एस्थेटिक्स ब्यूटी के बारे में, जैसे ब्यूटी, ब्यूटी इज नॉट अबाउट एक्सटर्नल ब्यूटी, इट्स अबाउट इंटरनल ब्यूटी, ठीक है। बाह्य सुंदरता को सुंदरता नहीं समझा जाता, यहाँ पे है जो आंतरिक सुंदरता है हमारे मन में, ठीक है। देन मेटाफिजिक्स, जैसे कि फॉर एस्थेटिक्स में ही मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आई गिव यू टू नेम्स, ऐश्वर्या राय एंड मदर टेरेसा, ठीक है। ऐश्वर्या राय इज क्या है, देखते ही आता है इमेज, लाइक एन एक्सटर्नल ब्यूटी विद इंटरनल ब्यूटी, है ना, जो दिखती है। और अगर आप मदर टेरेसा, है ना, अगर आप उनको नेचर को देखेंगे तो क्या था, इंटरनल ब्यूटी विद एक्सटर्नल ब्यूटी, उनकी इंटरनल ब्यूटी इतनी रिफ्लेक्ट करती है कि एक्सटर्नल भी ब्यूटीफुल लगे, ठीक है। दैट इज द थिंग कि हम ब्यूटी को इस तरह से लेके चल, यानी कि आंतरिक सुंदरता क्या है उस पे। देन मेटाफिजिक्स, लाइक फिजिक्स में हम रियलिटी को स्टडी करते हैं, सो विद द मेटाफिजिक्स विद दैट। एपिस्टेमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं व्हाट डू वी नो, हाउ डू वी नो, कि हम कैसे ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। लॉजिक्स में इसी तरह से हाउ डू वी रीजन, किस तरह से रीजन होता है, लॉजिक में होता है यही है कि किसी भी कारण का पता चलना। नाउ द नेक्स्ट इज एजुकेशन ब्रिंग्स, व्हाट इज एजुकेशन, ये हम वैसे काफी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो एजुकेशन इज बेसिकली द मेन थिंग दैट एंकरेज द डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जो हमें ये अंतर करना सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन। जब आप किसी चीज की नॉलेज, ज्ञान रखते हैं, तो वो हमें नॉलेज यहाँ से मिलती है। अगर आप इन दोनों फिलॉसफी और एजुकेशन का जो देखें तो एक तरह से लगते हैं टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। जहां पे हमें देखने को मिलता है बोथ आर क्लोज, बिकॉज विदाउट अ रेशनल थिंकिंग प्रायर टू एजुकेशन, ठीक है, जब तक आप अपनी सोच को बिल्कुल खुला और वैसा नहीं रखेंगे, आपकी एजुकेशनल प्रोसेस बिल्कुल ही दिशाहीन रहेगी, ठीक है। तो इन दोनों के जो मेजर डिफरेंस है, अगर हम उन पे फोकस करें, सो दिस इज एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैच्योर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ट्रांसमिट टू लेस मैच्योर, ये हमने डेफिनेशंस पढ़ ही ली हैं। एक्सपीरियंस जो है वो हमारी लाइफ का बहुत बेस्ट टीचर हम मानते हैं। और अगर फिलॉसफी को अगर हम देखें, इट इज हेल्पफुल टू रिफ्लेक्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विजडम, ठीक है, कि जो आप नॉलेज अटेन कर रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करने का जो तरीका है वो फिलॉसफी पे डिपेंड करता है। इन दोनों में, दोनों ही इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं दो, और एक दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। कॉन्टेम्पल है ना, एजुकेशन को आप मान लीजिए कि इट्स एक्टिव प्रोसेस है ना, कॉन्टेम्परेरी, लेकिन एजुकेशन विदाउट फिलोसफी इज ब्लाइंड। अगर बिना जीवन किसी दर्शन, दर्शन इज बेसिकली व्हाट, इट्स अ विजन। आप आज एजुकेशन स्ट्रेटेजीज पॉलिसीज बनाने बैठो और विदाउट कोई विजन दिमाग में रख के बनाओगे तो फिर क्या है, कुछ उल्टा सीधा ही बनेगा। तो सेम इन्होंने भी बताया कि बिल्कुल अंधा है एजुकेशन अगर उसमें फिलोसफिकल व्यूज हमने नहीं रखे। एंड फिलोसफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड। और जो भी फिलोसफी जो भी बनी है, जितने भी फिलोसफिकल आइडियाज भी बने, वो भी किसी ज्ञान के, नॉलेज के आधार पे ही बने, जो शिक्षा अर्जित की गई है। तो अगर एजुकेशन ना हो तो फिलोसफी भी बिल्कुल इनवैलिड होती है, ठीक है। एंड सेम उसी उन्हीं बातों को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, दैट फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ द रियलिटीज, जो वास्तविकता है ना, जो ज्ञान हमारे सामने समक्ष है, उसको अध्ययन करना ही फिलॉसफी है। फिलॉसफी हमारा जीवन जीने का तरीका है, ठीक है। दिस इज सो अभी हम डिफरेंट फिलोसफर्स जो थे, एजुकेशनल फिलोसफर्स, उनके फिलोसफी के बारे में नॉलेज लेंगे। सबसे पहले लेट्स मूव टू रोसो, ठीक है। रोसो की जो फिलोसफी थी वो ज्यादातर किस पर आधारित थी, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। उनका मानना था कि जो नेचर है वो, आप बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में रखिए, ही कैन लर्न बाय हिमसेल्फ।
उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। क्योंकि हम उसको बांध के रखते हैं, जन्म हुआ है वो बिल्कुल आजाद हुआ है, फ्री हुआ है, लेकिन हम हर जगह उसको बाउंड करके बांध कर रखते हैं। लेट हिम फ्री, उसको फ्री रखो, नेचुरल एनवायरनमेंट में रखो, वो अपने आप सीख जाएगा। ठीक है, जो फंडामेंटल्स ऑफ नेचर, आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, समाज से बिल्कुल अलग थलग करना। ठीक है, इनेट टेंडेंसी ऑफ द चाइल्ड, बालक की आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाने में हेल्पफुल है। ठीक है, एंड कांटेक्ट विद नेचुरल एनवायरनमेंट, बच्चा की जो प्रॉपर एजुकेशन है वो तब है जब वो एक प्राकृतिक वातावरण में ले रहा है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था नेगेटिव एजुकेशन, बट नेगेटिव एस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है एजुकेशन का कि भाई कोई शिक्षा को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। इसका मतलब था कि केवल जो ज्ञान हम ये सोचते हैं कि लो बच्चों को हम कह दें तो लो बुक्स में से पढ़ाई करो करो करो, दैट इज नॉट एन एजुकेशन। एजुकेशन इज नॉट लाइक दिस कि हम बच्चे को दे दें कि भाई बुक्स में से पढ़ो, वो नहीं। इन्होंने एक बात कही थी कि he talked about negative education in the sense that child aged 5 to 12 should be left into the lap of nature। 5 से 12 साल के जो बच्चे हैं ना, उनको प्रकृति की गोद में छोड़ दो। let the organs of the body get direct learning from the nature as organs act as instrument of knowledge। वो जो प्रकृति है ना, वो अपने आप में उसके ज्ञान का साधन स्रोत बनेंगी अपने आप। ठीक है, नेचर के लिए इन्होंने कहा नो बुक लर्निंग, नो हैबिट फॉर्मेशन, नो सोशल एजुकेशन, नो। तो नेगेटिव एस्पेक्ट इस तरह से बताया गया था उसको, लेकिन ये जो नॉलेज होती है इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इन्होंने करिकुलम से रिलेटेड बात जैसे की है, तो उसमें अगर आपके बुक में भी आप देखेंगे तो ये इस तरह से है। इन्फेंट यानी कि 0 से 5 साल के बच्चों के लिए हम बेसिक जो नॉलेज उसको देनी है वो बॉडी एंड सेंस ऑर्गन्स जो है उसके, है ना, उसके बारे में, बच्चों में मॉरलिटी डेवलप करना इन टू देयर मदर टंग, उनकी मातृभाषा में उनको सिखाना, ये सारी चीजें। 5 से 12 साल का जो बच्चा है उसके लिए नो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक, वहां पे कोई टेक्स्ट बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेगेटिव एजुकेशन और है ना, फ्री प्ले, उनको खुद से अपने आप से लर्निंग करने दो, कोई फिक्स करिकुलम उनके लिए नहीं होना चाहिए। 12 to 15 में जब बच्चा आता है तो बेसिकली उसके जो कोर्स करिकुलम में सब्जेक्ट्स रखने हैं वो भी नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, पेंटिंग, म्यूजिक, ये वाली चीजें, वर्क, वुड वर्क, ये सारे काम कराओ आप बच्चों को। एंड जब 15 to 20 एडोलेसेंट एज में बच्चे आ जाते हैं तो उनको प्रॉपर मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन पर उनकी फोकस होना चाहिए, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा। ठीक है, ये सारी चीजें तो, और साथ के साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज उन्होंने बताए हैं वो ये है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन पे अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा था मैक्सिमम फ्रीडम टू द चाइल्ड। ठीक है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, प्राकृतिक जो रिजल्ट है ना वो अपने आप सिखा देंगे उसको डिसिप्लिन में। आग का जो तपन है वो तब तक नहीं पता चलेगी जब तक हल्का सा उसको टच नहीं होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि दैट काइंड ऑफ नॉलेज एंड सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। देन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, फैमिलियर विद दैट पर्सनालिटी, तो इन्होंने इस चीज पे कहा था कि जो उनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो यही है कि हार्मनी विद द ऑल थिंग्स, जितनी भी चीजें हैं बच्चे के आसपास उन सब के प्रति उसको पूरा ज्ञान मिलना। लेकिन ये इनकी जो थ्योरी थी ना वो केवल एक नेचुरलिज्म तक नहीं थी, वो ह्यूमनिज्म, मानवता को भी, इंटरनेशनलिज्म, अंतरराष्ट्रीयतावाद और आइडियलिज्म, ये सारी थ्योरीज का मिक्स कॉम्बिनेशन है उनकी थ्योरीज में। आदर्शवाद का भी, फ्रीडम को भी इन्होंने, स्वतंत्रता को भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दी, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप से, है ना, लिखना बच्चे सीखे, एक्टिव कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन, ये सारी चीजें। अब इनका जो एजुकेशनल थॉट था वो ये कि बच्चे की वो फ्रीडम दो, क्रिएटिविटी खुद से उसकी डेवलप होने दो, ट्रेडिशनल स्कूलिंग से दूर। ठीक है, इस एंड प्रमोट सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभव के आधार पे बच्चा कर सके,
वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी इन इंडिया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको पहले शांति निकेतन भी बोलते थे। तो विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई है, जिसमें कि दोनों कल्चर्स को रखा गया है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर को कॉम्बिनेशन से बनी है, ठीक है। उनकी जो विचारधाराएं हैं, एजुकेशनल थॉट्स है, वो यही था, फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी, बच्चे को स्वतंत्र रखो, नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको रखो जहां वो डेवलप कर सकते हैं, बच्चे का बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास, पूरा ऑल ओवर पर्सनालिटी तभी बनती है, केवल बच्चा इंटेलिजेंट हो जाए, उसको केवल सोशल नॉलेज कुछ नहीं है तो उसका ग्रोथ हम फुल नहीं मानते। केवल बच्चा सोशल नॉलेज ही पूरा रखे, इधर उधर है और पढ़ाई में बिल्कुल ना हो, तो वो भी नहीं। ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए हर तरह का विकास बच्चे का होना चाहिए, ठीक है। आर्ट, म्यूजिक, डांस, इनके वहां स्कूल्स चलते थे, जैसे शिक्षा भवन्स थे 12, जो उनमें प्रॉपर नॉलेज थी। विनय भवन इज फॉर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस तरह से विद्या भवन और इस तरह से ना, ये सारे। चीन भवन भी था जहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज में सारा नॉलेज दी जाती थी, बुद्धिज्म एंड ऑल। मदर टंग में सिखाया जाए बच्चे को, और यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिक शिक्षा, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, ये हो। अगर आप पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो पाठ्यक्रम नेचर सेंट्रिक एजुकेशन है इनकी, ठीक है। दिस इज लाइक प्राकृतिक से संबंधित, एक्टिविटी बेस्ड, क्रिया आधारित, और आर्ट एंड कल्चर को समन्वित करके एक साथ लेके चलना, फील्ड ट्रिप्स पे बच्चों को लेके जाना, उनको आजादी देना। एंड ही अपोज्ड बुकिश एजुकेशन, उन्होंने भी बुक्स से लेने वाली नॉलेज को अपोज किया है। मेथड ऑफ नेचर अपनाओ, जहां बच्चे की खुद की क्रिएटिविटी से वो एक्सप्लोर करके सीखेगा, ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेशन, कॉम्पोजिशंस ऐसी हो जो ड्रामेटिक्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस हो, डिस्कशंस एंड डिबेट, ये है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल, नेचुरल सराउंडिंग है बच्चे का, वो होता है। फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी है, जहां बच्चे को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपनी सृजनात्मकता को दिखाने के लिए, ठीक है। दैट कैन मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस हो। टीचर इज लाइक अ गाइड एंड फ्रेंड, इट्स नॉट लाइक कि मैं एक्टिव मोड में मेरा ही रहे और पैसिव लिसनर आप रहे, वहां पे ऐसा होना चाहिए लाइक गाइड, वी जस्ट गाइड द लर्नर्स, हमें सिर्फ बच्चों को एक राह दिखानी है, अकॉर्डिंगली वो अपना काम खुद करे। लाइफ लॉन्ग लर्नर हमेशा है ना, एंड कनेक्टिंग टू नेचर, प्रकृति से जुड़े हुए होने चाहिए। डिसिप्लिन के बारे में उन्होंने कहा सेल्फ डिसिप्लिन है एंड बेस्ड ऑन लव। फिर इसी तरह से स्वामी विवेकानंद, फेमिलियर विद हिम, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, ठीक है। जो हमारे अंदर सबसे बेस्ट है उसको परफेक्ट बनाना ही एजुकेशन है, ठीक है। तो इन्होंने भी इसी चीज पे बात करी, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर बिल्डिंग, सेम वही होलिस्टिक ऑलराउंड डेवलपमेंट है आपका। विल पावर को पे की, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि गुरु गृह वसा सिस्टम, वेयर स्टूडेंट्स लिव विद अ टीचर ऑफ हाई कैरेक्टर, ठीक है, कि जहां बच्चे अपने गुरु के संग ही रहते हैं ताकि उनमें अच्छे चारित्रिक गुणों का विकास हो सके। विमेन्स एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया, नो जेंडर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह से। मदर टंग सेम है इनका भी वही, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये पर करिकुलम पे इन्होंने जो अपनी विचारधाराएं रखी वो हर तरह का था। स्वामी जी ने फोकस किया मेनली रिलीजियस, फिलोसॉफिकल एंड उपनिषद, जो ये इस तरह के सब्जेक्ट्स थे, अदर देन ऑल सॉर्ट ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स जो हम रखते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड ऑल। तो विवेकानंद जी की जो आइडियोलॉजीज है वो इस सब में कवर होती है, कि फिजिकल एजुकेशन दो, विमेन्स एजुकेशन भी हो, टीचर ट्रेनिंग हो, म्यूजिक, आर्ट, सेल्फ एजुकेशन, स्वयं का ज्ञान, ये भी उन्होंने एक चीज फोकस करी जो डिफरेंट है, ठीक है। देन इसके अलावा जो उनके मेथड्स थे वो स्पेशली लाइक योगा को ये बहुत ज्यादा फोकस किया था इन्होंने, मेनली टू कंट्रोल माइंड थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा। मस्तिष्क को अगर नियंत्रण में रखना है तो उसके लिए हमें योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, ओपन डिस्कशंस होने चाहिए, जो हमारी
हर तरह की लर्निंग को बढ़ावा देते। सेल्फ लर्निंग और ट्रेवलिंग इज ऑल्सो, ब्रह्मचर्य के जीवन का पालन करना, ये सब प्लेटो ने हमें सिखाया। प्लेटो आप जानते ही होंगे, है ना, वेस्टर्न फिलोसोफर है ये, ग्रीक फिलोसोफर जिन्हें हम कहेंगे, है ना। इन्होंने भी इस तरह से फोकस तो ऑलमोस्ट यही था, ट्रेनिंग ऑफ फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। एडुकेशन वही है जो अपने देश के लिए हमें प्रशिक्षण देती है, एंड लव फॉर द नेशन, और राष्ट्र से प्रेम करना सिखाती। सेल्फ कंट्रोल, लिबर्टी, स्वतंत्रता, मॉरल कैरेक्टर के लिए ये जरूरी है। एडुकेशनल थॉट्स पे दो तो इन्होंने भी सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस किया, गुड पर्सनालिटी और ये सब चीजें, है ना। बाकी जो कॉमन, हाँ, इनका करिकुलम भी अलग अलग उस पर डिफाइन था। 0 से 6 साल के बच्चे तक को आप स्टोरीज सुनाकर पढ़ाइए, रिलीजन एंड प्ले, ठीक है। 6 to 18 में म्यूजिक सिखाना बच्चों को, उनकी अच्छी जिम्नास्टिक स्किल्स डेवलप करना, जैसे कि बेसिक योगा एडुकेशन एंड ये। मिलिट्री एडुकेशन 18 से 20 में, जहाँ पे जिम्नास्टिक और मिलिट्री स्किल सिखाई जाए बच्चों को। 20 से 30 साल हायर एडुकेशन में दे बच्चा, जहाँ पे वो अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी ये सब सीखे। एंड 35 प्लस होके आइडियल ऑफ द गुड, इस फिलोसफी को डायलॉग्स के द्वारा डिस्कशन करें। ये फिलोसफिकल ट्रेनिंग बच्चों को मिलती रहनी चाहिए। देन इसके बाद इन्होंने बताया कि मेजर प्रिंसिपल्स इनका है, जेंडर इक्वालिटी एंड एडुकेशन शुड बी अंडर स्टेट कंट्रोल, राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए शिक्षा, ठीक है। एंड द मेन पर्पस इज द कि हार्मोनियस डेवलपमेंट कर सके। मेथड ऑफ टीचिंग अगर आप बात करें तो इनका एक मेन था सोक्रेटिक मेथड, ठीक है। सोक्रेट जो इनके गुरु थे, उनसे इन्होंने इसको फॉलो किया। उसको डायलेक्टिक मेथड भी कहते हैं, कि डायलॉग्स के द्वारा रेदर देन लेक्चरिंग, ठीक है। लेक्चरिंग से एडुकेशन नहीं बच्चों की इंक्रीज होती, वहां करने के लिए आपको उनको डायलॉग्स में डालना पड़ेगा, यानी कि 1-to-1 कन्वर्सेशन हो, हमारी लर्निंग को बनाता है। साथ के साथ सेल्फ स्टडी कन्वर्सेशन ये तो है। और एक इन्होंने बताया इमिटेशन मेथड, यानी कि इन दिस इज अ पेडागोजी वेयर स्टूडेंट्स एक्वायर स्किल्स, जहां पे बच्चे खुद से कोई कौशल विकसित करें, अपने बिहेवियर में परिवर्तन लेके आए। ये सारी थी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज थी जो इन्होंने बताई। फिर आए जॉन डेवी। जॉन डेवी ने भी इसी तरह से जो एजुकेशन शिक्षा, ये प्रैग्मेटिस्ट के थे फॉलोअर। इन्होंने जो मेन दिया वो था लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखना। जो प्रोजेक्ट मेथड है ना, वो इनके द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। देन इन्होंने भी सेम वही प्रिंसिपल्स थे करिकुलम से रिलेटेड, कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यूटिलिटी बेस्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक और रियल लाइफ इंटीग्रेशन हो, है ना। देन आपका मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग से रिलेटेड इन्होंने बात करी। प्रोजेक्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था वो इनके द्वारा ही दिया गया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होना चाहिए, साथ के साथ एक्सपेरिमेंटल मेथड, बच्चे खुद अपने एक्सपेरिमेंट करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखना, ये बेस्ट मेथड है। इन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया, फ्रॉम द ट्रेडिशनल जो थे उनको चेंज करके इन्होंने चेंज कर दिया है। ट्रेडिशनल मेथड्स आर लाइक रॉट मेमोराइजेशन, पैसिव लिसनिंग, ये सब है, और इन्होंने इसको चेंज करके कर दिया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, इंक्वायरी, रियल वर्ल्ड रेलिवेंस एंड दैट काइंड ऑफ, ठीक है, एक्टिव लर्निंग। देन जॉन डेवी ने लर्निंग बाय डूइंग और इस पे फोकस किया है। ये होगी कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम की बात करें, कि एक ऐसा ओपन एनवायरनमेंट होना चाहिए वहां जहां हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। फिर आए जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, जिन्होंने भी बहुत अच्छा कहा, इफ योर हार्ट इज फुल ऑफ लव देन नो नीड टू सर्च द गॉड एनीवेयर बिकॉज लव इज गॉड। उन्होंने कहा अगर आपके दिल में भरपूर प्रेम है, ज्ञान को जानने की इच्छा है, तो कहीं भगवान को ढूंढने की नहीं जरूरत, वो आपके पास, आपके अंदर ही है, ठीक है। इसी तरह से इनका एक लाइफ हिस्ट्री है, इज अ ग्रेट फिलोसोफर, राइटर एंड ऑल। एंड इनका जो एजुकेशनल थॉट है वो सेम उसी तरह से ही चल रहा है, स्पेसिफिक कुछ अलग तो अभी आया नहीं इसमें। देन फ्रीडम एंड डिसिप्लिन पे इन्होंने बात करी,
कि सेल्फ होना चाहिए। एंड जितु कृष्णमूर्ति ने जो करिकुलम मेन फोकस किया वो था फ्लेक्सिबिलिटी एंड फोकस ऑन हाउ टू थिंक। हमारा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तब उनमें ये चीज डेवलप करना चाहिए, थिंक, क्रिएटिव थिंकिंग है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, इस चीज के लिए। मैथड्स पे भी अगर आप कृष्णमूर्ति जी के करें तो उन्होंने भी डायलॉग्स और सेल्फ नॉलेज इन सब पे फोकस किया। हाउ ओवर व्हाट टू थिंक, क्या सोचे से ज्यादा है हाउ, कैसे सोचना है, इस चीज पे बच्चे फोकस करें। ठीक है, नो फियर ऑन डिसिप्लिन, बच्चों के अंदर फियर नहीं होना चाहिए। एंड डिसिप्लिन नेवर लर्न बाय एनी फोर्सफुली, पनिश कर दो बच्चों को, मार दो। खैर आजकल तो कॉर्पोरल पनिशमेंट्स बिल्कुल बंद है, लेकिन स्टिल ये पार्ट ऑफ लर्निंग है कि कभी भी आप किसी को डर से कभी भी डिसिप्लिन में नहीं ला सकते। इट इज ऑल सेल्फ बेस्ड लर्निंग, सेल्फ, अपने आप ही सेल्फ डिसिप्लिन आता है बच्चे में। ठीक है, ये बेसिक उनके मेथड्स थे। ऑब्जर्वेशन भी इन्होंने एक मेजर मेथड रखा जहाँ पे कीन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ वन सेल्फ एंड द वर्ल्ड, इस तरह से होना चाहिए कि नॉन जजमेंटल रहिए। अब इस तरह का बिहेवियर बच्चों में डेवलप करना है। देन टीचर लाइक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, इस तरह से बने, है ना, एंड फ्री फ्रॉम ऑल कास्टिज्म, रीजनलिज्म, इन सबसे दूर हो और एक्ट एज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्टूडेंट पोलाइट होने चाहिए, लव, सेल्फ स्टडी होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन में रहे। डिसिप्लिन इज नॉट कन्फर्मिटी और पनिशमेंट। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हमें उनको कोई पनिश ही करना है। सेल्फ अवेयरनेस ही अपने आप में डिसिप्लिन है। ठीक है, बच्चे जब अपने आप को इस मोड में ले आते हैं ना कि दे आर अवेयर अबाउट टू लर्न एवरीथिंग, तो अपने आप ही उस चीज को मान लीजिए कि वो डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है। गांधी जी एजुकेशनल फिलोसफी, इनकी बहुत फेमस डेफिनेशन है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि बालक एवं मनुष्य के शरीर, दिमाग और आत्मा में जो भी सर्वश्रेष्ठ है उसको बाहर लेकर आना ही शिक्षा है। ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेशन और ये इनका एक था नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, जिसमें इन्होंने स्किल्स डेवलपमेंट, क्राफ्ट लर्निंग पे फोकस किया मेनली, मदर टंग एंड ऑल सॉर्ट ऑफ सारी सर्विस टू सोसाइटी। शिक्षा का उद्देश्य ही ये होना चाहिए कि हमें अपने देश, अपने समुदाय के लिए सर्विस देनी है। करिकुलम में इनका मेजर था क्राफ्ट, इन्होंने किया, एग्रीकल्चर, स्पिनिंग और आपका बाकी सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, लर्निंग बाय डूइंग, कोरिलेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी, ये सारी चीजें। मेथड्स इनकी भी वही थी, एक्टिविटी सेंटर्ड, क्राफ्ट सेंटर्ड। क्राफ्ट वही है कि लाइक खुद से आप करके सीखेंगे, स्पिनिंग है, वीविंग है, गार्डनिंग है, सारे काम बच्चा खुद से करके सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग, कोरिलेशन मेथड, जितनी भी नॉलेज आप अटेन कर रहे हैं बच्चा थियोरेटिकली, वो प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक हाइपोथेटिकल लाइफ, उसको एक इमेजिनरी लाइफ में ले गए पढ़ा के, बस बच्चा सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3H अप्रोच होनी चाहिए, दैट मीन्स हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड आपकी कॉग्निटिव, आपकी बौद्धिक क्षमताओं को का विकास, जहाँ पे हार्ट, जहाँ पे हम इमोशनल लर्निंग, भावनात्मक चीजों का ज्ञान बच्चा अर्जन कर सके, और स्किल हमारी साइकोमोटर, दैट मीन स्किल ओरिएंटेड नॉलेज हमें पूरी मिल सके। ठीक है, देन टीचर एक्ट एज ए रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, एज ए फैसिलिटेटर जो बच्चे में 3H का डेवलपमेंट कर सके। नेशन मेकर, समाज को, देश को बनाने वाले होने चाहिए, अच्छे गाइड होने चाहिए और लाइफ लॉन्ग लर्नर बच्चों के लिए होने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज श्री औरोबिंदो घोष। श्री औरोबिंदो, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज नथिंग कैन बी टॉट। इन्होंने कहा था जी, शिक्षा का पहला सिद्धांत ही यही होना चाहिए टीचिंग का कि कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं। दैट मीन्स इट्स नॉट लाइक दैट कि बच्चे को हम जबरदस्ती सिखा रहे हैं। लर्निंग बाय सेल्फ, उन्होंने इस चीज पे मोटो किया। देन श्री औरोबिंदो भी बहुत बड़े अच्छे महान फिलोसोफर, दार्शनिक और ये थे।
इन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन का, इनके जो स्कूल्स है वो इसी तरह के नाम से अभी आएंगे आगे, इंटीग्रल एजुकेशन, जहाँ पे हम बच्चे का फिजिक, साइकिक ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, बच्चे की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक विकास, हर तरह का डेवलपमेंट हम बच्चे के फोकस कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी स्टेज पे बच्चे को मदर टंग में सिखाइए, सेकेंडरी में भी मदर टंग का भी पार्ट रहना चाहिए, थर्ड जब यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चा आता है तो इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफीज की नॉलेज ले, और वोकेशनल में आर्ट, पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्कल्पचर, कोटे है ना, कोटेज इंडस्ट्री, मैकेनिकल, ये सब तरह की इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मेडिसिन, इनकी नॉलेज बच्चों को देना। टीचिंग मेथड्स की अगर आप बात करें तो इंटीग्रल टीचिंग होनी चाहिए, सब सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज बच्चों की कलेक्टिव हो, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, अवलोकन करके बच्चा सीख सकता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसिंग से सीख सकते हैं बच्चे। ठीक है, टीचर एज ए टॉर्च लाइट, ठीक है, आप बच्चों को दिशा, जैसे टॉर्च हमें दिशा दिखाती है अंधेरे में, सेम आपका रोल है, एज ए गाइड एंड नॉट एज ए मास्टर। आपको गाइड करना है, मास्टर नहीं बनना बच्चों का, दैट मीन्स हु कमांड, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज ए हीरो एंड अ ग्रेट योगी, इस तरह के योगी, क्योंकि ये भी योगा को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। इनका जैसे श्री औरबिंदो स्कूल ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन, जहाँ पे ऑलराउंड डेवलपमेंट पे बच्चे की फोकस किया जाता है, 5 फोल्ड डेवलपमेंट किया जाता है इंटीग्रल एजुकेशन में, जहां हम बच्चों की फिजिकल ग्रोथ, हेल्थ एंड फिटनेस वाइटल, जहाँ पे उसकी अच्छे चरित्र निर्माण और उसकी भावनात्मक क्षमताओं का निर्माण, मेंटल जहाँ पे रेशनलिटी सीखे बच्चा, नॉलेज, ज्ञान अर्जित करना, साइकिक जहाँ पे इनर बीइंग, आंतरिक ज्ञान को अर्जित करना, एंड स्पिरिचुअल आपके आध्यात्मिक ज्ञान को विकसित करना। फ्री प्रोग्रेस सिस्टम होता है, सेल्फ एडुकेशन को एंकरेज करना, कोई फोर्सफुल इंस्ट्रक्शंस बच्चों को नहीं होने चाहिए, दिस काइंड। ठीक है, तो श्री अरबिंदो ने भी इसी पे कहा, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, टीचर एंड स्टूडेंट में सेल्फ अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए दोनों। दैट्स विद दिस now we have to start unit 11. अब थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, now we are moving to the democratic principles. ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे इन्होंने यहाँ पे फोकस है कि हमारे शिक्षा के प्रजातांत्रिक सिद्धांत क्या है। डेमोक्रेसी में वी ऑल आर वेरी फेमिलियर, रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जहाँ शासन किया जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब यही है ना, जहाँ पे हम लिबर्टी, जस्टिस, सबके लिए एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, गवर्न एंड ऑल। अगर डेमोक्रेसी को कंसेप्ट को अगर समझे तो इसका मतलब ही है जो हमें पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट है, अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हम गवर्नमेंट का अपना चुनते हैं, फंडामेंटल राइट्स जहाँ पे हमको मिले हैं, एंड चेक्स ऑन गवर्नमेंट, सरकार कैसी होनी चाहिए, कौन कौन उसको मतलब है ना, इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए, किसी तरह का करप्शन ना हो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पे अगर आप फोकस करें तो 1 वोट 1 वैल्यू, इस तरह से ये चीजें ध्यान देना। और स्कोप में अगर आप देखें, इज फार बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डेमोक्रेसी, फार बियॉन्ड जस्ट वोटिंग, कवरिंग पॉलिटिकल और ये सब नहीं इसमें। इसका मतलब है एक पार्टिसिपेटरी, एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में अपनी भागीदारी देना, है ना। दिस इज टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, ऑल आर फेमिलियर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है जो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ है, जहां पे सारे लॉज एंड पॉलिसीज जनरल वोट ऑफ द सोसाइटी से बनाए जाते हैं, और जहां पे इनडायरेक्ट में जहां हम अपना एक प्रतिनिधि चुनकर
बनाते हैं, एंड वी आर फेमिलियर दैट इंडिया में ये वाला फॉर्म चलता है। देन अगर आप डेमोक्रेसी एंड एडुकेशन को एक संग लेके, तो ये चीज बहुत है कि डेमोक्रेटिक जो भी हम जो भी एजुकेशन सिस्टम अपना स्कूल में या कोई भी पॉलिसीज लेकर आते, तो हम वो सब डिपेंड ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम, कि हमारे संविधान की क्या आवश्यकताएं हैं, वो किस तरह के समाज को बनाना चाहता है, उस तरह की ही हम एजुकेशन बच्चों को दें। देन प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी की अगर आप बात की जाए, स्वतंत्रता का सिद्धांत है, तो वो हमें क्या बताता है कि भाई फ्री इलेक्शन है, रूल ऑफ लॉ है, इन सब का सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ये सारे सिद्धांत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच बच्चे को है अधिकार। इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो हैव इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड गवर्नेंस, उसके ऊपर 1 पर्सन 1 वोट, लीगल है ना, इक्वलिटी, इन सब चीजों को ध्यान रखना। फ्रेटर्निटी, आपकी जो भाईचारे की भावना है वो इन्वॉल्व करना बच्चों में, यूनिटी, ताकि यूनिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग सिटीजन्स, एक दूसरे के प्रति आदर भाव विकसित कर सके। जस्टिस, जो न्याय है ना प्रणाली है, उसके लिए बनाए हुए जो भी रूल्स है, हमारे लॉ है, उन सबको फॉलो करना है फेयर जजमेंट के लिए। देन यही सारी चीजें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को एक तरह से। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एजुकेशन, ये इस चीज पे भी ध्यान देती है। कॉपरेशन, कोऑपरेटिव लर्निंग जो हम बच्चों में करते हैं, स्मॉल ग्रुप और एक्टिव पीयर टू पीयर क्लासरूम लर्निंग, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स में हम बच्चों को बांटकर लर्निंग जो सिखाते हैं, वो कोऑपरेटिव लर्निंग का मोड हो जाएगा। फिर डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने के लिए भी ये चीज जरूरी है। देन एजुकेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, एजुकेशन फॉर ऑल, इन सब के लिए भी जरूरी है डेमोक्रेटिक सिस्टम। देन एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल, एक स्थायी विकास जो हमें चाहिए, एक जैसा निरंतर रूप से चलता रहे, उस तरह के विकास के लिए जरूरी है। देन एजुकेशन फॉर एनलाइटेंड सिटीजनशिप, फोस्टर नॉलेज एंड एम्पैथेटिक और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें एक उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो हम है। वैल्यू बेस्ड लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब बच्चों को देना। सोसाइटी की नॉलेज देना, पूरे समाज का ज्ञान होना बच्चों को, किस तरह का एनवायरनमेंट, व्हाट आर द प्रेजेंट नीड्स ऑफ सोसाइटी जो है वो बच्चे को पता होनी चाहिए। वैल्यू एजुकेशन एंड पीस एजुकेशन, ठीक है, शांति शिक्षा, जैसे एट दिस टाइम दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो एट प्रेजेंट सिनेरियो वर्ल्ड में जो चल रहा है, उसमें शायद सबसे ज्यादा इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की, नॉलेज देने की जरूरत है, दैट इज पीस एजुकेशन एंड वैल्यूज एजुकेशन। ठीक है, दिस इज, तो ये छोटा सा पार्टी था, इसका छोटा सा ही है, इसका काफी पार्ट आपका पहले भी हो चुका है उस पे ना। एक मिनट, इस ब्लॉक का जो लास्ट पार्ट है, दिस इज द सेम, वही जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जो अपनी थी, उनको थोड़ा और डिटेल्ड में इसमें रखा गया है। ठीक है, इन दिस, ठीक है, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की जो विभिन्न एजेंसीज हैं। तो वैसे तो एजेंसीज बहुत सारी, हमने फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल स्टडी कर ही लिया, कि जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, दैट इज स्कूल। इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड वे में, जैसे हमारे परिवार में हमें रह के, देर इज नो फिक्स डे कि आज यही सिखाना है, ठीक है, दैट इज। और नॉन फॉर्मल में जहाँ पे फ्लेक्सिबल मोड ऑफ लर्निंग है, लचीलापन है, वर्कशॉप है, अभी दिस इज ए नॉन फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग, जो अभी हम, जहाँ अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में अगर एक बच्चा है, तो उसके लिए सबसे पहले उसका परिवार, देन उसका स्कूल, देन उसका समुदाय, एंड लास्ट में आती है सोसाइटी, जो सब मिलकर उसकी एजुकेशन को, नीड्स को फुलफिल करती है। ठीक है, एजुकेशनल एजेंसीज आर बेसिकली दोस्त जो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनका मेन मोटो, मेन टारगेट रहता है बच्चे की अच्छी एजुकेशन को प्रमोट करना।
उसमें स्कूल भी है, चर्च, लाइब्रेरी, मंदिर, आप कहीं पर भी जा रहे, कम्युनिटी गैदरिंग्स, इवन इफ यू आर गोइंग टू वॉच एनी मूवीज और समथिंग, वो भी प्लेटफॉर्म्स हैं एजेंसीज के। बहुत सारी चीजें देखकर सीखने को मिलती हैं। ठीक है। फंक्शंस ऑफ स्कूल को अगर हम करें तो मेनली स्कूल हैज इट्स ओन कल्चर एंड ओन सोशल सेटिंग्स। समाज का अपना खुद की संस्कृति है, खुद की सामाजिक सेटिंग है। सामाजिकरण बढ़ाने के लिए, बच्चों को पूरा सांस्कृतिक ज्ञान देने के लिए हमें इस स्कूल की जरूरत होती है। और स्कूल के जो मेजर टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, है ना, एजेंसीज हैं, जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल हो गया। देन आपकी एक्टिव और ये पैसिव एजेंसीज हैं। एक्टिव में आपकी स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी जो हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, है ना, और पैसिव में आपका सिनेमा, टीवी एंड ऑल सॉर्ट। फिर तीसरा एक क्लासिफिकेशन यही है, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में रेडियो, टीवी, ये सब कॉमर्शियल है। और आप लाइक कहीं अपने कॉलोनी में गेम्स खेल रहे हैं, बच्चे खेलते हैं, फ्रेंड सर्कल में खेल रहे, कोई वेलफेयर क्लब में आप गए, ड्रामेटिक क्लब में आपने नुक्कड़ नाटक कहीं पे देखा, तो स्काउट एंड गाइड, ये सब नॉन कमर्शियल हैं जो हमारी शिक्षा को देते हैं। बहुत सारे हैं ना ये सारी चीजें। अब फैमिली जो है एक बच्चे के लिए सबसे पहली, है ना, ओल्डेस्ट बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है। और बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन यहीं से, शुरुआती शिक्षा बच्चे की यहीं पे शुरू होती है। फैमिली का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, फंक्शंस है, सोशलाइज करती है समाज के जितने भी अपने जो हर परिवार की जो संस्कृति है वो सिखाना, अच्छे चरित्र का निर्माण करना, एंड इट कैन कोलैबोरेट विद स्कूल। आज के टाइम में समुदाय से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इम्पॉर्टेंट फंक्शंस उसके हम बच्चे की लाइफ में उसके फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और इमोशनली कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। देन स्कूल एज एन इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ एजुकेशन है, जिसमें कि स्कूल हमारा रोल प्ले कर रही है एज ए इनफॉर्मल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हमारा है, आपका औपचारिक संस्था जहाँ पे एजुकेशन अटेन कर रहा है। इम्पॉर्टेंट फंक्शंस अगर आप इसके देखें तो वही है बच्चे की अच्छी बौद्धिक, सामाजिक और प्रायोगिक स्किल्स को डेवलप करना। मैनिफेस्ट फंक्शंस वो होते हैं जो चेंजिंग सिनेरियो के हिसाब से, जो फॉर्मल सोशलाइजेशन है या कल्चर ट्रांसमिशन, सांस्कृतिक आपका हस्तांतरण है, इस सब में अपना योगदान देते हैं। ये होता है मैनिफेस्ट फंक्शंस कौन से हैं? सामाजिकरण करना, बच्चों को अच्छे सामाजिक मूल्यों से जोड़ना, उनमें सारी सोशल स्किल्स डेवलप करना, सोशल प्लेसमेंट है, सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकता वाली भावनाओं को करना। देन देयर आर सम एमर्जिंग फंक्शंस। एमर्जिंग है जो एकदम से जिनके अर्जेंट नीड पे हमें चाहिए, वो है सोशल एक्सेप्टेंस है, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में विकसित करना, जो न्यू टेक्नोलॉजी है उससे जोड़ना, मेंटल हेल्थ के बारे में पूरी नॉलेज देना बच्चों को, नॉलेज, वैल्यू एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स, बच्चे के जीवन कौशल विकसित करना। कम्युनिटी, समुदाय के बाद, सॉरी, स्कूल के बाद आता है समुदाय। समुदाय का भी अपनी एक मुख्य भूमिका होती है बच्चे की एजुकेशन में। ऑल सॉर्ट ऑफ एजुकेशन तो आपको पता है मेन है बच्चों की अच्छे सामुदायिक मूल्यों, है ना, घर परिवार रिश्तों से तो हम जुड़े ही रहते, लेकिन अपने समुदाय से जुड़ना भी एक तरह की एजुकेशन में हेल्प करते हैं स्टूडेंट के। Then media is an important agency of education. Media, we are all familiar कि आज के टाइम में तो ये ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है बच्चों की लाइफ में, है ना, जो पैसिव इंफॉर्मेशन देती है फॉर पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए बच्चों को। संचार का माध्यम एक तरह से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, बट इट इज अ वन वे प्रोसेस। मीडिया में हम लर्निंग डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट फॉर्म में एक तरह से लर्निंग हो रही है, ठीक है, जहाँ पे। देन आपका जो मीडिया के मेजर फंक्शन है वो हमारी लर्निंग एक्सपीरियंस को नॉलेज एनहेंस करती है, इम्प्रूव करती है। आपकी इंफॉर्मेशन अटेनमेंट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो भी आप मीडिया के डिफरेंट सोर्सेज से ले सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, सोशली अवेयर करती है सामाजिक रूप से, है ना, हम लोगों को, ये सारी चीजें। रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी एंड मीडिया की अगर आप बात करें तो क्या क्या है?
नो व्हाट चिल्ड्रन आर डूइंग एट स्कूल, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, हायर स्टैंडर्ड लेना, गेन स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन एट होम, ये सारी चीजें हमारा है ही इन सब का, कि भाई स्कूल, फैमिली एंड कम्युनिटी, ये चारों के चारों एक जुड़े हुए हैं, फैमिली का भी कहीं रोल प्ले कर रहे हैं। देन रोल ऑफ, ये सेम उसी तरह के पॉइंट्स है अबाउट दिस। थैंक यू। विद दिस यूनिट, sorry, आपका block 3 is complete now. Now we are moving to block 4. This is the last block. This is the last block with this unit 13, universalization of secondary education. शिक्षा जो सेकेंड माध्यमिक शिक्षा है का सार्वभौमिकरण। ये वी आर ऑल फेमिलियर विद आरटीई एक्ट जो हमारे पास आया था 2009 में, जिसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री एंड कंपल्सरी है। 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स इन प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के लिए 25% सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। सारे नॉर्म्स एंड ऑल सब चीजें बिल्कुल सेट की गई है। एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, एसएमसीज, जिसमें पूरा वॉच रखा जाता है स्टूडेंट एजुकेशन का। इसकी अगर मुख्य इसकी अवधारणाएं आप देखते हैं तो ये है ही आपके ऑन स्क्रीन, जो बहुत सारी आप जानते भी होंगे। अकाउंटेबिलिटी है अबाउट दैट, कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो पेरेंट्स के संग पार्टिसिपेट करती है 75% टू ओवरलुक स्कूल फंक्शन, जितने भी विद्यालय के जो कार्य हो रहे हैं उनको देखने के लिए। नॉन एनरोल्ड चिल्ड्रन जो हैं, जो किसी कारण से ड्रॉप आउट हो गए हैं, उनके लिए। देन फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की, जो इसके पूरे आर्थिक रूप से योगदान देते हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको पता ही होंगी। देन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी आरटी एक्ट जो आया था उसमें 6 से 14 साल के जो क्लास 1 to 8 तक के बच्चे हैं उनको उनका प्रॉपर नामांकन, ठहराव और अच्छा क्वालिटी अचीवमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना होके एक अच्छी गुणात्मक शिक्षा बच्चों को देना। सेकेंडरी एजुकेशन जो था उसमें ये कहा गया कि 14 और 18 वाले बच्चे जो हैं, जो आपके एलिमेंट्री, सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन देना, सारी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जिसमें लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। और इनके लिए रामसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये मुख्य रूप से कार्य कर रहा है। ठीक है, एक्सेस स्कूल फैसिलिटीज में बच्चों को यूनिवर्सल प्रोविजन में मतलब एक्सेस एंड डिस्टेंस, यानी कि जितनी भी सेकेंडरी स्कूल्स जो कहीं पे भी है वहाँ सारी फैसिलिटीज के संग हो, सेफ वॉकिंग डिस्टेंस हो, जो बच्चे आराम से स्कूल तक नियर बाय लोकेलिटी पे पहुंच के। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स में सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज एक स्कूल के लिए रिक्वायरमेंट है उनके लिए बनवाना। देन यूनिवर्सल सेकेंडरी एनरोलमेंट जो है, ट्रेनिंग फॉर यूईई, बच्चों की जो 6 से 14 साल के बच्चे उनको प्रॉपर एजुकेशन देना। यूनिवर्सल रिटेंशन बताता है ठहराव, कि जैसे 100% बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जाए, वो जिस भी क्लास लेवल के लिए एनरोल्ड हुए हैं। एनरोल में भी मतलब जैसे क्लास 1 to 5 है तो 5th इज द प्राइमरी एजुकेशन का लास्ट है, तो वो बच्चे को वहां तक वो रहे बच्चे। ठीक है, इस तरह की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अपनाना ताकि जीरो रिजेक्शन हो, है ना, ये सारी चीजें। क्वालिटी इंप्रूवमेंट लेके आना, बच्चों को रोट लर्निंग यानी कि रटन विधि से मुक्ति, अच्छे आईसीटी रिसोर्सेज की फैसिलिटीज बच्चों को देना, एंड ये है
देन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है ना, रमसा जिसे हम बोलते हैं, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए के लिए काम कर रही है। एंड इट वाज लॉन्च्ड इन मार्च 2009। 10th 5 ईयर प्लान जब आया था उसमें ये आई थी। ठीक है, रमसा ने मुख्य इसीलिए काम करे, इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि जो डिप्राइव्ड एरियाज में जो बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन देना, है ना, वो जिस सोशियो इकोनॉमिकल स्टेट कंडीशन से बच्चे आ रहे हैं उनको प्रॉपर और भी बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, साथ के साथ ही स्कूल एक्सेस रखना अंडर कंट्रोल, बच्चों के लिए आप कहेंगे प्रॉपर सारी स्कीम्स उनके लिए जो है वो फुलफिल करवाना। ठीक है, ये सीट्स रिजर्वेशन कोटा है। देन इसमें अच्छी फिजिकल फैसिलिटीज में हुई क्या सारी डिस्कस। देन क्वालिटी इंटरवेंशन, अच्छी गुणात्मक शिक्षा के लिए फोकस ऑन साइंस, मैथ एंड इंग्लिश एजुकेशन। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज शुरू करे गए। साइंस लेबोरेटरी सेटअप करना, आईसीटी लैब, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम्स आजकल होते हैं ग्रो। इवन नाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू चेंज ऑल स्कूल्स इनटू इंग्लिश मीडियम ऑल्सो, है ना, धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं जैसे इंग्लिश मीडियम में, ताकि बच्चों को एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन आ सके। ठीक है, देन इक्विटी जो है उसमें प्रॉपर काम, फोकस इन माइक्रो प्लानिंग, आश्रम स्कूल्स बनाना, है ना, ये सारे जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उन पर काम करना, वीकर सेक्शंस के जो बच्चे हैं उनको एनरोलमेंट पूरा हो, फीमेल टीचर्स को गवर्नमेंट स्कूलों में, एंड टॉयलेट ब्लॉक्स फॉर गर्ल्स सेपरेट वो बना के देना, इस पर ये काम कर रहे हैं। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से रिलेटेड ओडीएल जो है उसमें भी अब सेकेंडरी एजुकेशन में काफी बड़ा योगदान आ रहा है कि जो स्पेशली फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप की लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, रूरल एरियाज में जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, उनके लिए मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। ओडीएल जो है एक तरह से उस टूल पे काम कर रहा है जहाँ पे बच्चों का ड्रॉप आउट को हम रोक सके, क्योंकि ताकि जो भी बच्चे एंटर हो रहा है जिनको की एक तरह से डेली अटेंडेंस के लिए रिजिडिटी है, बाउंड है, घर से नहीं आ सकते, उनके लिए ये मोड ऑफ एजुकेशन अब ओपन किया गया, फ्लेक्सिबल है। अब बच्चा अपनी एंट्री एंड एग्जिट अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन क्वालिटी एश्योरेंस रखना बच्चों की एजुकेशन के लिए, ओडीएल में भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल गैप्स, इंटरनेट, कंप्यूटर, डिजिटल प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड करवाने में हेल्प है। देन स्टूडेंट मोटिवेशन, ठीक है, बच्चों को अच्छा मोटिवेट, तो ऑब्वियसली जब बच्चे अच्छी लर्निंग करके कुछ अपना अटेन करते हैं तो इट्स ए मोटिवेशन टू देम। ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना रेगुलर इंटरवल्स पे। देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन स्कूल एजुकेशन, वी ऑल आर फेमिलियर की जो गवर्नमेंट है दे कैन दे हैव फाइनेंशियल असिस्टेंस, है ना, और प्राइवेट वालों के पास क्या अच्छा लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर है या अच्छी टीचिंग वो है कैपेबिलिटीज, तो उस हिसाब से दोनों को मर्ज करके अब ये काम शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इसके 3 मॉडल्स हैं जिसमें बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर वाउचर स्कीम है, इस तरह से ये इस पे काम कर रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य बेनिफिट्स भी यही है कि स्टाफ एंड प्लानिंग करके प्रॉपर एजुकेशन बच्चों तक दी जा सके। मुख्य चैलेंजेस भी बहुत सारे फेस होते हैं कि लो इनकम फैमिलीज जहाँ पे हैं वहां पे अच्छी एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पाती, तो वहां तक इस अप्रोच को लेके जाना। मॉडल स्कूल स्कीम्स जो चलाई गई हैं, मिड डे मील स्कीम है, ये सब बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू चल रही है। मॉडल्स जो है दे आर यूज्ड इन यूएस, यूके, चिली और ऑस्ट्रेलिया में है इंटरनेशनल लेवल पे, सेम हम उसी के उस पे यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। नाउ नीड क्या है इसकी, इज बेसिकली टू ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े गैप हैं, अच्छे जो लर्निंग आउटकम हमें इम्प्रूव करने हैं उसके लिए वो सब, और प्राइवेट एफिशिएंसी को यूज कंबाइन करना पब्लिक फंडिंग के साथ। ठीक है, ये सब चीजें। देन टीचर शॉर्टेज, क्योंकि पब्लिक मेन क्या टीचर शॉर्टेज को फुलफिल कर रहा है, एनहेंस अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इंडिया में वो बेसिकली एक तो क्या है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत तो है, क्वालिटी भी हो गया, शॉर्टेज जो है
है ना, पब्लिक सिस्टम्स में, वहां पे इस चीज को प्रॉपर यूटिलाइज करना, ठीक है। देन जो भी आपकी ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज है, एफिशिएंसी है, उनको फुल यूज करना, ब्यूरोक्रेटिक कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो फॉलो कर सके, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लेके आना, मॉडल स्कूल सभी आपने काफी सुने और देखे भी होंगे कि वहां पे ये इसी उस पे लेवल पे काम कर रहे हैं। देन वी हैव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, जो अरेंजमेंट है उसमें एक तो मैनेजमेंट सर्विसेज अच्छी देना, देन प्रोफेशनल सर्विसेज, टीचर्स, टेक्स्ट बुक मटेरियल, ये सब देना, सपोर्ट सर्विसेज उनमें कौन सी, एमडीएम आईसीटी फैसिलिटीज है, एजुकेशनल सर्विस, गवर्नमेंट एनरोल्ड फ्यू स्टूडेंट्स इन प्राइवेट स्कूल्स, अब ये भी हो रहा है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से एनरोल्ड करा रही है, प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छे प्राइवेट सेक्टर्स को दिया जा रहा है कि फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स का काम, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना। दिस अबाउट यूनिट 13। This is unit 14. Sorry, unit 14 of block 4. It covers equity and equality in education, समता एवं समानता शिक्षा के क्षेत्र में जो हम लेकर आ रहे हैं। उस पे इक्वालिटी का मतलब हम जानते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को, ऑल स्टूडेंट्स विद द सेम रिसोर्सेज, टूल्स, अपॉर्चुनिटीज, जो उनको अवसर है वो समानता, एक जैसे सबको दे देना। इक्वालिटी और इक्विटी जैसे लगते तो एक जैसे टर्म्स है, लेकिन इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। इक्विटी का मतलब, इक्वालिटी मीन्स सेम ट्रीटमेंट, एक जैसा, सेम टेक्स्ट बुक, बच्चों को एक जैसे मटेरियल प्रोवाइड करने, एंड इक्विटी मीन्स जस्ट ट्रीटमेंट, एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग फॉर स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। दैट मीन्स अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ये आप देखते भी होंगे स्कूल्स में कि कई बार एक स्टूडेंट अच्छे से लर्निंग नहीं कर पा रहे, तो जो स्लो है उनको हम ऊपर लेकर आने के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा एजुकेशन, एक्स्ट्रा कोई क्लासेस उनकी लेकर आप उनको देना, या लैपटॉप्स प्रोवाइड करना, इंटरनेट एक्सेस के संग, ये सारी चीजें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए। तो इक्वेलिटी और इक्विटी इन एजुकेशन में बेसिकली फेयरनेस एंड सेमनेस का डिफरेंस एक तरह से आप कहेंगे, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब है एवरी स्टूडेंट रिसीव्स द एजुकेशन विद सेम रिसोर्सेज, जो सेम संसाधन है अवेलेबल उनसे एजुकेशन अटेन करना। और इक्विटी का मतलब होता है कि स्टूडेंट गेट द अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज दे नीड डिपेंडिंग ऑन देयर स्पेसिफिक सिचुएशन, जिसकी जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से उनको अवसर प्रदान करना या संसाधन जो है वो प्रदान करना। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया है, इफ अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस लर्निंग डिफिकल्टी, अगर किसी बच्चे को अधिगम करने में कुछ कठिनाई आ रही है, देन स्टूडेंट लाइकली रिक्वायर्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ अटेंशन एंड नीड फॉर पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि उस बच्चे को एक विशिष्ट निर्देश देने की आवश्यकताएं है, उसके संग अलग तरीके से आपको टीचिंग करने की आवश्यकताएं है, तो वो जो है वो इक्विटी में आएगा, ठीक है। अब इनइक्वालिटी इन एजुकेशन इज बेसिकली, अगर हम देखें तो बेसिकली है क्या कि इनइक्वालिटी की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एकेडमिक रिसोर्सेज है, स्कूल फंडिंग प्रॉपर नहीं है, टीचर्स, जैसे अब दिखता भी है, आपको मालूम भी होएगा दैट स्टूडेंट टीचर्स का ही है लाइफ, ठीक है। एक कहीं तो टीचर्स होंगे पूरे और कहीं बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ जो भी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। देन क्वालिटी इनइक्वालिटीज में देखें तो सोशल बैरियर है, समाज के रोक
जगह जगह लगे हुए होते हैं गर्ल्स की एजुकेशन को जैसे रोक देना, ठीक है। माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम है ये, और क्वांटिटी में है लो इनकम, लो अचीवमेंट ग्रेड्स वाले जहां होंगे उस तरह से। देन स्टूडेंट्स ऑफ लो इनकम फैमिलीज वाले हैं, उनको तो और भी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने होते हैं। डेट इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन है, ठीक है, स्टेबल हाउसिंग भी नहीं होते हैं, बच्चे एक जगह नहीं रहते, पेरेंट्स के संग मूव ऑन हो जाते हैं, हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं मिलती, ये सारी, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन अगर देखें तो नेचुरल इनइक्वालिटी तो हमें पता है कि भी भौगोलिक परिस्थिति या जैविक परिस्थिति के आधार पे होती है, और जो ह्यूमन बीइंग मेड है वो कौन सी इनइक्वालिटी है, रिलीजन बेस्ड, धर्म के आधार पर ग्रुपिंग्स बना देना, जिसमें जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई मिडिल लो वाले, लैंग्वेज बैरियर जैसे कि इंग्लिश हिंदी मीडियम्स और ये सब है ना, रीजन बेस्ड जो हम कर लेते हैं, कास्ट बेस्ड हो जाती है, या साइकोलॉजिक मनोवैज्ञानिक स्थितियों के आधार पे। अब जो नेचर अगर आप इसका देखें तो वो ये कि इकोनॉमिक एजुकेशनल इनइक्वालिटी बेसिकली एकेडमिक रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। देन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका प्रॉपर नहीं है उसमें, ठीक है। देन क्वालिफाइड टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स बहुत सारे हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं जिसमें एजुकेशन लेने से रोकते हैं। देन रीजनल इनइक्वालिटी, ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो देख पता ही है, जैसे जो एडवांस स्टेट होंगी, एडवांस जगह होंगी, वहां पे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, और जहाँ पे नहीं है वहां पे बच्चों को दिक्कत होती है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखे तो जहाँ पे सोशल मोबिलिटी कम होती है, क्रॉस जनरेशन जहां से हुई नहीं कम, वहां पे भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है। देन इनके आपके कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप रिजल्ट देखें तो क्या है, एक्सेस करने में, वहां तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आती है। देन अफोर्डेबिलिटी, हर कोई इकोनॉमिक कंस्ट्रेन मतलब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते जहां पे, वहां पे एजुकेशन अफोर्ड करना मुश्किल होता है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, है ना, जहाँ पे हाउस होल्ड इनकम कम है। देन सेग्रीगेटेड क्लासेस, गर्ल्स बॉयज का जो हम डिफरेंस एक चाहिए, पॉवर्टी बेस्ड, कास्ट बेस्ड एंड इस तरह का। देन एक्सप्लॉयटेशन, है ना, ये सारी चीजें, पियर्स और वो है। देन अचीवमेंट गैप, लर्नर्स गैप होता है उस कारण से, या वायलेंस, किसी तरह का कोई हरासमेंट या इस तरह से है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोविजन दिए इक्वालिटी के लिए, ये हमें मालूम है। आपका फंडामेंटल राइट है 21A, देन माइनॉरिटीज के लिए 31 आया। फिर लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स, रिजर्व राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, जो भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बच्चे पढ़ना चाहे उनके लिए वो। देन वीकर सेक्शंस के जो बच्चे हैं उनके लिए आर्टिकल 46 की, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको प्रॉपर जस्टिस के संग एजुकेशन मिलना। देन आपका इसी में ये सेकुलर एजुकेशन, सेकुलरिज्म, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बच्चे को एजुकेशन देना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस देना बच्चों को। देन आपका फंडामेंटल राइट, विमेन्स एजुकेशन के लिए फंडामेंटल इक्वालिटी, है ना, आर्टिकल 14 में। देन 15(1) जो आया, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड सोलली ऑन जेंडर, लिंग के आधार पे जो अंतर है उसको खत्म करना पूरी तरह से, इस तरह से। फिर रोल ऑफ टीचर्स अगर आप देखें तो हमारा मेन रोल रह जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि एक अच्छा इक्विटेबल मैनेजमेंट हमें लेके चलना है। एंकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स, जो बच्चे बिल्कुल क्लास में पीछे रहते हैं उनको आगे लेकर आना, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देना, जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है उस इंडिविजुअल लर्निंग को ध्यान में रख के इंस्ट्रक्शन देना। सेफ स्पेस, बच्चों को सेफ स्पेस देना, अपने हिसाब से वो जैसा करना चाहे। इवन हमें स्टूडेंट्स को अलाउ करना चाहिए अपने पेस पे लर्निंग करना, हर बच्चे की अपनी क्षमता है तो अकॉर्डिंगली वो अपना लर्निंग करे। इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, बच्चों को अच्छे संसाधनों उन तक पहुंचाना,
सपोर्टिव कल्चरल एनवायरनमेंट, एक जैसा सांस्कृतिक वातावरण बना रहे, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रखना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मेजर टीचर के रोल्स ये है: कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट करना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखना, पेरेंटल कंसर्न को ध्यान में रखना, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लेसन्स, स्ट्रेटेजीज, मेथोडोलॉजीज को यूज करना, करिकुलम अडेप्टेशंस जो है उनको पूरा फुलफिल करना, रीडिंग मटेरियल अदर देन बुक, टेक्स्ट बुक है उसको प्रोवाइड करना, और अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों को देना। नाउ द नेक्स्ट इज रोल ऑफ करिकुलम इन इंश्योरिंग दिस, कि करिकुलम क्या भूमिका निभाता है। मेन है चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप एंड जेंडर बाय, जो भी लिंग विभेद या रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं उनको चुनौती देना। देन इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव होना अच्छा, और सामाजिक न्याय को प्रमोट करने वाला हो, ठीक है। अच्छा, बच्चों को एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट देना जिसमें वो सीख सके, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड ये बीइंग अ टीचर हमें हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि वी नेवर डिस्क्रिमिनेट इन क्लास, कि हम बच्चों में किसी भी प्रकार का अंतर ना करें। इवन जो वीक कमजोर बच्चे हैं उनको आगे लेकर आना, जो लर्नर अच्छा है, जो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअली उससे है, या जिसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छे से वो करता हुआ आ रहा है, वो अपने आप करते हैं और उनको आपको जस्ट गाइड करना है। लेकिन क्लास में जो वीक हो उसको आगे पुश करना, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क होता है कि हम अपने जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनको आगे की ओर लेकर आए, ठीक है। इंक्लूसिव टेक्स्ट बुक बच्चों को प्रोवाइड करना, अच्छी टीचर ट्रेनिंग मिलना टीचर्स को ताकि वो अपडेट हो सके, ठीक है। दिस अबाउट दैट द दिस इज अबाउट लाइक कि क्या हमारा होना चाहिए मेन एक्टिविटीज को। इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम हमारे लिए बहुत है, क्योंकि सिस्टमेटिक जो चेंजेस है वो बोथ फॉर एडुकेटर एंड स्टूडेंट दोनों के लिए ही है, बहुत इम्पोर्टेंट। मेरे को एज अ टीचर वो गाइडेंस मिलती है कि मुझे क्या अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं, बच्चों के लिए किस तरह से हेल्पफुल है कि उनके पूर्ण संपूर्ण विकास करना है, उसमें बच्चों की अच्छी सक्सेसफुल एंड प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो करता है अबाउट दिस, और हमारे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को देता है। गवर्नमेंट ने अपने इनिशिएटिव्स की अगर देखें कि सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव लगाए अपने, एक तो कंपलसरी कर दिया है एलिमेंट्री एजुकेशन को, एडमिशन ओपन है हर बच्चे के लिए irrespective ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन, क्लास जो भी है उन सबसे मुक्त होके। देन ओपन लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ज्यादा से ज्यादा नंबर हमारे शैक्षणिक संस्थाओं के खोले गए हैं। वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन रोका गया है ना, हर तरह का जो भी बच्चों में लाइक स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं उस पर रोका गया। स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई है, और रेजिडेंशियल स्कूल्स जो ट्राइबल एरियाज हैं है ना, आदिवासी क्षेत्र, वहां पे अच्छे छात्रावास वाले। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की कुछ स्कीम्स भी उन्होंने लॉन्च की है, जिनको उन्होंने वो तो गवर्नमेंट एफर्ट्स थे। अब गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है वो है उम्मीद, एक फाउंडेशन है, ए नॉन प्रॉफिट एनजीओ वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीड फिजिकली डिसएडवांटेज जो है उनको, और विडोज जो है उन के लिए, ताकि वो समाज में एक अपनी पहचान बना सके, ठीक है। देन देयर इज वन मोर, टीच फॉर इंडिया, जिसका विजन है वन डे ऑल चिल्ड्रन विल अटेन एन एक्सीलेंट एजुकेशन। एक दिन ऐसा आएगा जब देश का हर बच्चा अच्छी एजुकेशन ले सकेगा, और ये मेनली अभी हमारे कंट्री की इन मेजर 5 स्टेट्स में काम कर रही है, दैट इज दिल्ली, बॉम्बे, और वी कैन कॉल मुंबई, पूना, हैदराबाद एंड चेन्नई। इसके बाद वी ऑल आर फेमिलियर विद अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, जो काम कर रही है बच्चों की अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। दे कैन प्रोवाइड एजुकेशन इन आईसीटी रिसोर्सेज एंड ऑल, है ना, अच्छे इंग्लिश टीचर्स अपॉइंट करना, आईसीटी लैब्स के लिए टीचर्स अपॉइंट करना, उसमें काम करे। देन प्रथम एनजीओ है एक, वन ऑफ द टॉप मोस्ट एनजीओ इन इंडिया, टॉप 10 में आती है ये 95 में मुंबई में शुरू करी गई थी।
इसके फाउंडर माधव चवन जी हैं, जो हेडक्वार्टर मुंबई है इसका, और टोटल ट्रेनिंग सेंटर इसके 140 प्लस हैं, जो एजुकेशन वोकेशनल हर तरह की ट्रेनिंग देती हैं बच्चों को। ठीक है। देन जो प्रथम है उसका मेन इसी तरह से काम करती है, लाइक अर्ली ईयर्स में ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चों के फोकस करना, स्किल्स डेवलप करना ताकि वो एम्प्लॉयबल स्किल जो काम करके बच्चा सीख सके, डिजिटल लर्निंग, टेक्नोलॉजी एडवांस लर्निंग सिखाना बच्चों को, ग्रेड 10 तक के बच्चों को हेल्प करना ताकि वो ड्रॉप आउट ना करें, स्पेशली टू फीमेल्स एंड गर्ल्स जो भी है ना। और हमारा गांव multi-year intervention to foster a sustainable learning environment। ठीक है, इस तरह से उन्होंने आसपास के जो गांव थे उसके लिए सिखाया बच्चों को। देन देयर इज वन कॉल्ड मैड, मैड है ना, इस तरह से है, जिसका है ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी एक्सेस टू फ्रेम टूल्स, प्रोग्राम बनाना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना ना, पार्टनर स्कूल सेंटर्स अपने ओपन करना। देन देर इज वन क्राई बट डोंट क्राई, ठीक है, चाइल्ड राइट्स एंड यू, जिसका है छोटे कदम प्रगति की ओर। ठीक है, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो चिल्ड्रन राइट्स के लिए काम कर रही है। इट वाज स्टार्टेड इन 1979 बाय रिपन कौर, है ना, एक एयर इंडिया पर्सन थे जिन्होंने क्राई के लिए काम किया, और 102 इनकी पूरी यूनिट्स चल रही लोकल, है ना, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। वहां पे 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को इन्होंने बेनिफिट दे दिया है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे काम कर रही है, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन पे, चाइल्ड पार्टिसिपेशन पर इसने काम किया। जैसे रिपन कौर जो थे, इनके लिए ये है, इन 1954 में बर्थ होके 79 में इन्होंने अपने 6 दोस्तों के साथ जस्ट ₹50 ही फाउंड क्राई। ठीक है, 6 दोस्तों के संग मिलकर इस तरह से ये शुरू किया गया। हिज बिलीव एवरी चाइल्ड डिजर्व ए हैप्पी चाइल्डहुड, हर एक बच्चे का अधिकार है एक हंसता खेलता बचपन जीना। व्हाट आई कैन डू आई मस्ट डू, बच्चों में ये चीज डेवलप करना कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ मैं वो करूंगा, दैट मीन्स। ठीक है, फिर इन्होंने एक पर्सन थे जिन्होंने ये चीज रखा, एंड हिज जर्नी शोज हाउ मेनी पर्सन हाउ वन पर्सन कैन ब्रिंग चेंज, और इनकी जर्नी ये बताती है कि किस तरह से एक पर्सन पूरा परिवर्तन लेकर आ सकता है। 45 इयर्स थे जब इन्होंने अपना ये काम पूरा शुरू किया, 54 से 94 में जब तक ये थे। द रिपन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्मिंग द 3 लाइव्स ऑफ 3 मिलियन चिल्ड्रन, 45 साल में इन्होंने इतने बच्चों की लाइफ, 3 मिलियन बच्चों की लाइफ में चेंजेस ला दिया। That's all. Block 14. Now, block 15. Sorry, unit 15. यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं करिकुलर इश्यूज एंड क्वालिटी कंसर्न्स इन सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में कौन कौन से चैलेंजेस क्वालिटी, गुणात्मकता को देखने में हमें फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, नाउ जो कंसर्न्स थे, अगर इसको देखें तो एनसीईआरटी ने 2005 में एक चीज शुरू किया था, डेट इज कॉल्ड एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आपने ये वर्ड पढ़ा होगा अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक, स्कूल की जो बुक्स हैं उनमें शुरू में एक्नॉलेजमेंट होता है ना, वहां देखिएगा, वहां लिखा होता है एनसीएफ 2005, यानी कि जो हमारी किताबें जो बनाई जाती हैं, डिजाइन की जाती है, पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी, उसमें पूरे जो करिकुलम फ्रेमिंग है वो इस आधार पे की गई है। ठीक है, जिनका मुख्य उद्देश्य है चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी को इम्प्रूव करना, है ना, अच्छे एग्जामिनेशन सिस्टम्स को फ्लेक्सिबल बनाना, क्लासरूम बेस्ड टीचिंग को अच्छा बनाना। एनसीएफ जो है
It is a comprehensive document that guides the development of school curricula in India. भारत में जो हमारा विद्यालय पाठ्यक्रम है उसका निर्माण, उसका विकास कैसे करना है, उसके लिए जो गाइडेंस आती है वो इसमें की गई है. एंड इट वाज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी, है ना, ये एनसीईआरटी द्वारा ही बनाया जाता है. इसका मेन जो आप कहेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट. अब आप देख लीजिए बच्चों की जो बुक्स होती है दे आर लाइक दैट कि स्टूडेंट्स कैन लर्न बाय ऑन सेल्फ, सेल्फ स्टडी को प्रमोट करता हुआ है. ठीक है. इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बच्चों की बढ़ाता है, अच्छा इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, है ना, प्रभावपूर्ण शिक्षण को प्रोत्साहित करता है, और बच्चों में सृजनात्मक और आलोचनात्मक थिंकिंग का विकास करना एक्टिविटी के द्वारा. एंड एम्पावर स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर ओन इंडिविजुअल थॉट्स. बच्चे खुद से अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रस्तुत कर पाते हैं. इस तरह से ये काम कर रहा है, और इसका जो काम भी है वो इसी तरह से चल रहा है. दैट सोशल कॉन्टेक्स्ट, लर्निंग एंड नॉलेज, है ना, प्राइमरी में एक्टिव लर्नर्स डेवलप करना, देन आपका डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल पेडागोजी पे काम करता है. लर्निंग एंड नॉलेज दोनों एक साथ चलने, अधिगम एवं ज्ञान. ठीक है. लर्निंग का मतलब ही होता है कि बच्चों को ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जहां वो खुद से लर्निंग, सेल्फ लर्निंग मोड पे रहे, रेदर देन ओल्ड एज ट्रेडिशनल मेथड्स जो हम फॉलो करते थे. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे होलिस्टिक, ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड कॉमन सी चीजें हैं. नाउ करिकुलर एरियाज कौन से हैं हमारे जिन्हें हम करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट एरियाज आप सभी को मालूम है जो हम यूज करते हैं. इन करिकुलर एरियाज में हमारे जो स्कूल स्टेज है वो एनसीएफ ने किस किस तरीके से क्या काम किया है उस पे. जैसे लैंग्वेज के लिए एनसीएफ फॉर स्कूल्स एम्फेसाइज दैट लैंग्वेज टीचिंग शुड बी मल्टीलिंगुअल, है ना, वे बहुभाषीय होनी चाहिए, बहुलिंगीय होनी चाहिए, जिसमें 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर को हम पूरा फुलफिल कर सके. देन मदर टंग जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए. एंड इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थर्ड लैंग्वेज जो है वो कोई मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज है. और इन नॉन हिंदी स्टेट्स हिंदी शुड बी द टॉट. अगर बच्चा रीजनल लैंग्वेज पढ़ रहा है तो उसकी सेकेंड लैंग्वेज उसकी हिंदी होनी चाहिए. ठीक है. दिस इज. देन मैथमेटिक्स के लिए इन्होंने बात करी, तो प्राइमरी गोल हमारा मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक नॉलेज, ज्योमेट्रिकल नॉलेज, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब है. जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शंस बच्चे कर सके एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दिस. ठीक है. देन कंप्यूटर्स के लिए इन्होंने बात करी है. तो कंप्यूटर में कहा कि मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी आज के सिनेरियो में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है जो बच्चों के पास होनी चाहिए ताकि वो जो फ्यूचर है उससे उसको लिंकअप कर सके. साइंस का अपना एक महत्व है क्योंकि जितने भी न्यू इनोवेशन, रिसर्चेस, ये है, एक्सपेरिमेंटेशन है, वो साइंस की के बिहाफ पर ही प्रमोट किए जा सकते हैं. इंफॉर्मेशन बेस्ड लर्निंग ना रख के जो हमारी टीचिंग है वो एक्टिव अप्रोच बेस्ड होनी चाहिए. सोशल साइंस के लिए इन्होंने कहा कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना है, यानी कि ऑल डिसिप्लिन्स आर लिंक अप विद वन. ठीक है. जहां हम बच्चों में विभिन्न जो डिफरेंट ह्यूमन मानवीय मूल्य है, जैसे ट्रस्ट, विश्वास करना, एक दूसरे का आदर सम्मान, उनको फ्रीडम, स्वतंत्रता और डाइवर्सिटी की विविधता का आदर सम्मान करना, ये सब बच्चों को आना चाहिए. आर्ट एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा दैट इज हेल्पफुल टू डेवलप हॉबीज एंड लेजर एक्टिविटीज. फ्री समय में बच्चा कुछ अपना एक्टिविटीज कर सके, उसके लिए इन्होंने इस चीज को प्रमोट किया है. देन नो लॉन्गर जो है दैट इज ऑफ दिस. उसके बाद इन्होंने बात करी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन. ठीक है. जो आपका लाइक स्टूडेंट्स कैन लर्न डिफरेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड उनके बारे में बच्चों को प्रॉपर नॉलेज मिल जाना. कि ये बात ध्यान रखना कि जो स्कूल अथॉरिटीज हैं वो लाइक सोशल ग्रुप्स एंड गर्ल चाइल्ड्स आर अटेंडिंग ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज. ये सारी नॉलेज बच्चों को मिलनी चाहिए. वर्क एजुकेशन में बच्चा कार्य करके सीखते हैं जिसमें उनकी क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छा संप्रेषण की क्षमताओं को और प्रभावपूर्ण तरीके से बच्चा डेवलप कर पाए. देन एजुकेशन फॉर पीस,
कि इसमें बात की गई कि बच्चे को ये नॉलेज देनी चाहिए कि वो डिस्प्यूट इस तरह की सिचुएशंस को टेकल और हैंडल कर सके। वॉयलेंस अवॉइड करना आना चाहिए, टॉलरेंस पावर विकसित होनी चाहिए, जस्टिस न्याय के लिए काम करें, इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो दूसरे संस्कृति हैं उनको भी बच्चा समझे, और ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डेवलप कर सके। ठीक है, कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर इन्होंने बात करी, मेटाकॉग्निशन स्किल। मेटाकॉग्निशन बेसिकली काम ही ऐसे करते हैं कि प्लान द अप्रोच, देन अप्लाई स्ट्रेटेजीज के बाद आप रिफ्लेक्ट करते हैं उसको कैसे होएगी, देन टास्क को करना और उसके बाद उसकी इवेल्युएट करना, उसमें क्या कमियां और क्या आपकी स्ट्रेंथ बनी। ठीक है, दिस इज मेटाकॉग्निशन में की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो ये हैं, जैसे निमोनिक्स, इंडिपेंडेंट लर्निंग, एसेस, KWL चार्ट्स, एग्जाम वर्क पेपर, और इस तरह से आप कर सकते हैं। निमोनिक्स का मतलब होता है अ वर्ड और अ सेंटेंस और पोएम यूज्ड टू हेल्प रिमेम्बर अ रूल और दिस। बच्चों को कोई कहानी सुना के या कोई फॉर्मूला ऐसे है जिसको वो बच्चे याद कर ले, जैसे लाइक इन ट्रिग्नोमेट्री वी यूज्ड पंडित बद्री प्रसाद इन हर हर बोले टू लर्न द जो साइन थीटा एंड ऑल फॉर्मूलाज है, वी कैन यूज दैट। ठीक है, इसी तरह से जो KWL चार्ट है वो ये बताता है नो, वांट टू नो एंड लर्न। इस तरह से बच्चा सीख सके, प्रायर नॉलेज उसकी क्या है, सेट लर्निंग गोल्स एंड समराइज करना उनको। व्हाट आई नो, के का मतलब होता है कि व्हाट आई नो क्या जानता है, देन व्हाट आई वांट टू नो कि मुझे क्या जानना है, एंड व्हाट आई लर्न और मैंने क्या सीखा, इस पे काम होता है। देन अगर डिफरेंट एस्पेक्ट एड्रेसिंग द स्पेसिफिक करिकुलर अगर आप देखें तो फ्लेक्सिबल स्किल बेस्ड लर्निंग है, अच्छी इंटीग्रेटिंग कंटेंट की नॉलेज बच्चों को एक साथ देना। फिर इन्होंने बात करी पीस एजुकेशन, जो आज के टाइम में मैंने बताया था कि बहुत जरूरी है, जस्ट टू डिसमेंटलिंग द वॉर, कल्चर ऑफ वॉर जो अभी एट प्रेजेंट है, उस सिनेरियो को रोकने के लिए, इनर पीस डेवलप करने के लिए, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। ठीक है, अच्छे सब नॉलेज लेके और सब मिलजुल कर रहना, दूसरों को रिस्पेक्ट करना, एंड जस्टिस न्याय के लिए। वर्क एंड एजुकेशन में एक प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग जैसे स्किल्स बच्चों को हम सिखाएं ताकि वो पॉजिटिव वर्क वैल्यूज अपने अंदर डेवलप कर सकें। Top 10 life skills and value education, these are the major top 10 skill life skill जो हमें बच्चों को इनमें इनकलकेट करनी चाहिए। वो है जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, आलोचनात्मक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छा संप्रेषण कर सके, डिसीजन मेकिंग पावर उनमें हो, किसी परिस्थिति में है तो आप निर्णय क्षमता का विकास कर सके, क्रिएटिव थिंकिंग है ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दूसरों से संबंध हमारे, देन सेल्फ अवेयरनेस स्किल, एम्पैथी, ग्रेटिट्यूड, लोगों को थैंक्स करना आना चाहिए, स्ट्रेस को डील करना आना चाहिए, एंड इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन के थ्रू बच्चा डिफरेंट मोटोर स्किल्स अपनी डेवलप करता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो भी उसको चाहिए। ठीक है, देन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में बहुत जरूरी है, दैट फिजिकल हेल्थ इज गुड, और कहा भी जाता है दैट साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो अच्छी हेल्दी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सबसे पहले हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो ऑल सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज अब तो है ही कि ट्रेंड में डेली होती है, ताकि बच्चे में जो लाइफ लॉन्ग वेलनेस, जो रिड्यूस ओबेसिटी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ जो है उसमें योगदान दे सके अपना। देन एनवायरमेंटल एजुकेशन बच्चों को प्रॉपर देना, ताकि हम एक अच्छा प्रॉपर एनवायरनमेंट जो आज के टाइम में हमें बहुत जरूरी है, अच्छा इकोसिस्टम बिठाए रखने के लिए, बच्चों में एक सस्टेनेबल उनका फ्यूचर अच्छा रह सके उसके लिए। क्वालिटी एश्योरेंस पे बात करी गई कि किस तरह से हम अपनी क्वालिटीज को बढ़ा सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की, तो उसको तरीके से बताया, ब्रॉड एंड स्पेसिफिक। ब्रॉड में तो हम अपने करिकुलम पे काम करें, टीचर एंड पेडागोजी, स्कूल मैनेजमेंट
और जो हमारा इवेल्युएशन टेक्निक है उस पे। और स्पेसिफिकली अगर आप बात करें क्वालिटी इंडिकेटर्स, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्रॉपर काम करे, आपका लर्नर्स प्रोग्रेस और टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम किया जाए। तो दीज आर द ब्रॉड क्वालिटी इंडिकेटर्स जो हमारे सामने है ना, अपने जो हम यूज करते ही हैं आपने। साथ के साथ स्पेसिफिक क्वालिटी में टीचर क्वालिटी, आप टीचर्स के लिए प्रॉपर आपको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना, आईसीटी कॉम्पिटेंट बनाना उनको। आज के टाइम में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को आईसीटी के इक्वलेंट बनाएं, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं फॉर इफेक्टिव टीचिंग, ये सब चीजें। That's about unit 15, and now we are moving to the last unit. This is for us as a teacher कि हमें हमारा पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे करना है ना? So ma'am, all units have been covered. No sir, this is the last one. Okay ma'am, please continue. हाँ, yeah, please. These are the basic एस्पिरेशन जो एक टीचर से रखी जाती है कि हमारे अंडर ये वाली क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, कि हमें किस तरह से। तो एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन क्वालिटीज लाइक हमारे अंदर पेशेंस, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट टू आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो, इस तरह की होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शनल स्किल्स अच्छी हो हमारी, क्रिएटिविटी बच्चों में डेवलप कर सके, अडेप्टेबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हमें भी हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए टू लर्न, नॉट फ्रॉम लाइक वी आर गोइंग टू लर्न ओनली फ्रॉम बुक्स और समवेयर एल्स और अपने एक्सपीरियंस में, बट वी आल्सो लर्न फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो, अपने विद्यार्थियों से भी हम सीखते हैं। हमारे को अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, मेनली जो होती है हमारी संप्रेषण, हमारी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक रूप से अपनी क्षमताओं को बढ़ाना, और हमारी हार्ड स्किल्स लाइक क्लासरूम मैनेजमेंट, टेक फ्लुएंसी, यानी कि आपको वो सारा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशंस क्या हुए वो, करिकुलम के ऊपर मास्टरी होना, और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम अपना जनरेट करें। ये हमसे एस्पिरेशंस, ये हमसे रखा जाता है कि हमारी इसके अलावा भी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल रहे, अपने काम के प्रति उत्तरदायी रहे, एक्टिव रिसर्चर रहे, हमेशा नए खोज करने के लिए हम खुद भी तत्पर तैयार रहें, ठीक है। देन नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने वाले हो, मोरल क्वालिटीज बच्चों में डेवलप करें, एंड अवेयरनेस बच्चों में हम डेवलप करें। गुड टीचर्स की जो बेसिक क्वालिटीज है, वी ऑल आर फेमिलियर विद दिस, कि ये सारी हमारे अंडर होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड ऑल, ठीक है। देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट बताया है इसमें कि किस तरह से हम अपना प्रोफेशनली अपने आप को एज अ टीचर क्या क्या हम अपने अंदर ग्रो करना चाहिए हमें, और कुछ तो होती ही है और कुछ उसमें और कैसे अपना आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अपने वर्कशॉप प्रॉपर रेगुलर इंटरवल पे अटेंड करना, इंडिविजुअल रीडिंग स्टडी हैबिट अपने अंडर डेवलप करना, है ना, होल स्कूल इम्प्रूवमेंट करना एंड ऑल। देन एक्वायर नॉलेज, इनिशियल प्रोफेशनल प्रिपरेशन जो टीचर्स की है वो कि मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, और एटीट्यूड टुवर्ड्स जो भी नया है उसमें क्लासरूम मैनेजमेंट हमें अपना आना चाहिए, और अच्छी कम्युनिकेशन टेक्निक हम सीख सके। इसके लिए हमारे बहुत सारे इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी जो होते हैं उनको रेगुलर बेसिस पर मतलब अटेंड करना चाहिए, एंड लर्न वाइल एंजॉइंग, मतलब एंजॉय करते करते चीजों को सीखना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि सॉर्ट ऑफ बर्डनसम हम हमारे ऊपर समझे उस काम को। और इन सर्विस ट्रेनिंग टीचिंग जो होती है वो हमें सबको मालूम ही है, आप लोग करते भी होंगे, जैसे कि टू हेल्प टीचर्स फॉर इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, लर्निंग जानना, आपका अच्छी ग्रोथ फॉलो अप टीचर्स तैयार आप हो सके। देन देर आर द वेरियस लिस्ट, जो डाइट है, आपकी सीटीई है, डीपीईपी, सर्व शिक्षा अभियान, रमसा, ये सब इस पर काम कर रहे हैं।
प्रोफेशनल एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि एज ए टीचर हमारे अंडर ये वाले प्रोफेशनल एथिक्स डेवलप हमें करने हैं. देन ऑब्लिगेशंस, रिस्पेक्ट द वैल्यू, लव एंड अफेक्शन, फैसिलिटेट, ये सारी चीज तो है ही हमारे टुवर्ड्स आवर स्टूडेंट्स. दैट मीन्स दिस आर द ड्यूटीज टुवर्ड्स स्टूडेंट्स जो हमारे अंदर होनी चाहिए. टुवर्ड्स कम्युनिटी की अगर आप बात करें तो अच्छा रिलेशनशिप जिसमें कि स्कूल हम जो कम्युनिटी सोसाइटी है, पेरेंट्स गार्जियन एंड दे कैन ट्रस्ट अस, वो अपनी लाइक एक तरह से कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पूंजी हमें दे रहे हैं बनाने के लिए, तो वो उनका ट्रस्ट को हम पूरा फुलफिल कर सके, कंपोजिट कल्चर जनरेट कर सके, है ना, इस तरह से एक जैसा. रिस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ये हमें आना चाहिए. ठीक है. देन अगर प्रोफेशन और कलीग्स के बिहाफ पे क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वी शुड हेल्प देम, है ना, उनको इस तरह से कोई एंड डोंट प्रोफेशनली टेक लाइक प्राइवेट ट्यूशंस लेना या प्राइवेट टीचिंग करना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. आप एक्स्ट्रा अपना लाइक एफर्ट डालिए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, बट डोंट लाइक दैट. आपको स्टेटमेंट्स एंड देन प्रोफेशनल स्टैंडिंग एंड ओपिनियन, ठीक है, टू हर कलीग, जो दूसरे अपने कलीग्स है उनको प्रोफेशनली सपोर्ट करना व्हेन एवर दे नीड इन एनी ऑफ दिस सिचुएशन, जब भी उनको कभी हमारी हेल्प की जरूरत हो तो उनको मदद करना. ये सब चीजें, स्ट्रेटेजीज बहुत सारी है. डोंट फॉरगेट टेक्नोलॉजी, कीप इट सिंपल एंड स्पेसिफिक, है ना. तैयार हमेशा अपने आप को उनके हिसाब से करके रखना. अच्छी स्किल्स सीखना, क्लासरूम टीचिंग स्किल्स डेवलप करते रहना और नई नई ट्रेनिंग जो हो उनको सीखते रहना. These are the various like new technologies जो हमें आनी चाहिए अपने अंदर. Thank you so much. With this, sir, I end the class. हाँ, हो गया. I'll touch at 5 sharp. So dear students,